एक कार्यक्रम जिसका नाम है योग मंथन। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज इस पैनल पे हमारे साथ जुड़े हैं हमारे आदर्श शिक्षक और बहुत ही प्रेरक, मैं ये कहूंगी कि योग के क्षेत्र में बहुमूल्य योगदान देने वाले और हम सबके बहुत ही चहेते आदरणीय सुरेश कुंद्रा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज योग शिक्षक संघ के इस मंच पर और योग मंथन कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक बहुत ही युवा और प्रेरक ओजस्वी वक्ता आदरणीय शिवम मिश्रा जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी इस पैनल बहुत पर। बहुत आभार आभार आपका सोने। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं थोड़ा सा परिचय कुंद्रा सर का देना चाहूंगी। तो उस परिचय से पहले जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हैं योग शिक्षक संघ के योग मंथन कार्यक्रम से, आप सभी से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि ज्यादा से ज्यादा आप इस आज के सेशन को शेयर कर दीजिए ताकि जितने भी हमारे जितने साथी जुड़े हैं हमारे साथ उन तक ये बात पहुंच जाए और अन्य साथियों तक भी इस कार्यक्रम तक पहुंचने का अवसर मिले। तो मैं आदरणीय कुंद्रा सर का थोड़ा परिचय देना चाहूंगी कि कुंद्रा सर केंद्रीय विद्यालय में बहुत वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं और सौभाग्य से अब उनका जो अब आशीर्वाद है वो योग शिक्षक संघ में बनेगा। तो कुंद्रा सर, आज हमने आपको इसीलिए भी जोड़ा कि केवल हमें योग के क्षेत्र की जानकारियां ही नहीं बल्कि आप केंद्रीय विद्यालय से सेवानिवृत्त हो चुके हैं। आपके जीवन का एक बहुत अच्छा अनुभव रहा है और साथ ही हमारे जो युवा साथी हैं आदरणीय शिवम मिश्रा जी, ये भी भारत और भारत के सभी राज्यों और इससे भी अधिक अगर खुशी की बात कहें तो विदेशों में जाकर के भी इन्होंने अपने ओजस्वी जो योग शिक्षा है उनको प्रदान किया है। तो इनका भी हम अनुभव आज जानेंगे। तो मैं बहुत सबसे बहुत पहले तो आदरणीय कुंद्रा सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप इस मंच पर आकर के कैसा अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ इस क्षेत्र में। और योग के क्षेत्र में तो जितना जुड़ा जाए, जितना इसमें कार्य किया जाए उतनी ही अच्छी बात है, स्वयं के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप युवा भी हैं और अनेक क्षेत्रों में जाकर के आपने योग का तो काम किया ही है, योग का एक अनुभव आपका निजी जीवन में भी बहुत अच्छा रहा है, हम सबके लिए भी वो जानने लायक है। लेकिन मैं आपसे एक निजी सवाल ये जानना चाहती हूँ कि जैसे आपने अनुभूतियां की है, क्या आपने किसी अन्य विद्यार्थी को इस प्रकार से देखा है कि आपने पहले उसके जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव देखे हैं, उसको हताश हुए देखा है, निराश हुए देखा है, लेकिन जैसे ही वो आपके द्वारा या आपके अन्य गुरुजनों के द्वारा योग के संपर्क में आया तो उसके जीवन में क्या कुछ सकारात्मक प्रभाव आपने देखा? बहुत ही उत्तम प्रश्नावली है और वास्तव में ये एक तरीके से कह लीजिए कि ये जो यौगिक जिजी विशेषता होती है उसका ये प्रत्यारोपित आयाम है कि हम अपने अनुभवों के आधार पे किसी दूसरे व्यक्ति के परावैयक्तिक अनुभवों को देखें और उसके प्रदर्शित आयामों के आधार पे आज जनमानस के सामने अपने इस अनुभव को प्रेषित करें। मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। सन 2011 की बात थी। एक विशेष शिक्षण कार्यक्रम में मैं था। मेरे एक सहयोगी थे। बाय डिफॉल्ट उनका ऐसा था कि वो साथ में पढ़ते थे, कोई एग्जाम्स वगैरह था उनका क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो कहा कि चलो 6 महीना अवेटेड है रिजल्ट के लिए, 6 महीने साल भर के लिए क्यों ना हम लोग कोई एक योग का कोर्स कर लेते हैं। वो योग का कोर्स जो था, इसके पहले उनसे कोई एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा था। आप देखिए कि वो प्री सिर्फ क्लियर हुआ था, उनका यूपीएससी का प्री था। योग के दौरान ही उन्होंने योग की कक्षा में 9.1 मेरा और उनका जो नंबर रहता था वो यही रहता था। मतलब 10 का अगर मार्किंग का है तो 9 पॉइंट में हम लोग चलते थे, 9.7 9.8। इस पॉइंटिंग के बाद से वो ऐसा रहा कि उसमें जो उनके साथ में जो जीने की कला आई, जो उनका संयमित जीवन शुरू हुआ, क्योंकि जो दिल्ली में रहता है, मुखर्जी नगर में रहने वाला लड़का, वो परेशान हो जाता है। वो इस बात से परेशान हो जाता है कि उठे कैसे, खाए कैसे, रात भर जग रहे हैं, सुबह नहीं उठ पा रहे हैं, क्या करें। योग में ऐसा नहीं चलता। वो सुबह उठा के 4 बजे योगा के लिए बुला लिया जाता था। वो जीवन उनकी जीवन शैली ऐसी हुई कि आज वो एक बड़े अच्छे डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट पे यूपी में ही पोस्टेड है। तो ये योग की ही परिकल्पना थी। ये आध्यात्मिकता के बिल्कुल बिल्कुल।
ऐसे बहुत सारे मित्र हैं जिनका आध्यात्मिक जो प्रदक्षिण रहा है वो अत्यंत उत्कृष्टता की तरफ हमेशा से ही रहता रहा, लेकिन यौगिक परिविदा जुड़ने के साथ ही बाय डिफॉल्ट चलते चले जाते हैं और वो इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचे। और आज योग के क्षेत्र में तो मुझे लगता है सोनिया जी कि कम से कम ऐसे हजारों युवा हैं जो इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट बैकग्राउंड से या अन्य शाखाओं से आते हैं और योग में अपने आप को बड़ा संतुलित और कम कमाए बेशक से, लेकिन बड़ा जी जी सुखी, बिल्कुल। बड़े खुशी रहते हैं। जी जी, धन्यवाद मिश्रा जी। वाक़ई में ज़रूरत है, क्योंकि आज जिस प्रकार से बच्चे इतने तनाव को महसूस कर रहे हैं, उससे निकलने के लिए आगे भी मैं आपसे इसी विषय में, क्योंकि आपका युवाओं से ज़्यादा जुड़ाव है, तो इसलिए मैं आपसे आज 2-4 सवाल इसी विषय पर जानना चाहूँगी और अच्छे-अच्छे सुझाव की भी उम्मीद रखूँगी, ताकि जो बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उनको हम उस समस्या से निकाल सकें। मेरा दूसरा जो प्रश्न है वो आदरणीय कुंद्रा सर से है। कुंद्रा सर, आपका अधिकतर जीवन जो है स्कूली क्षेत्र में शिक्षा-दीक्षा देने का रहा है और जिसका एक थोड़े समय के लिए हिस्सा मैं भी बनी हूँ। मुझे सौभाग्य रहा है आपके साथ दिल्ली और अन्य राज्यों में केंद्रीय विद्यालयों में जजमेंट और योग का प्रशिक्षण देने का और लेने का। तो उसी सिलसिले में मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको क्या ऐसा लगता है कि जो स्कूली शिक्षा है उसके अंदर योग की जो एक अलग से इकाई बनाई जाए, और यदि इकाई कहीं पर बनाई भी गई है, जैसे मेरे संज्ञान में तो ये है कि जैसे आप लोगों का जब भर्ती हुई थी आप लोगों की, तो हमारे जो श्रद्धेय आदरणीय ब्रह्मचारी दीक्षेंद्र जी और जो हमारे एक साथी भी हैं आर्य समाज से लेकर के, उन्होंने मुझे ये संज्ञान में डाला है कि जब वीरेंद्र ब्रह्मचारी जी आप लोगों को यहाँ पर लेकर के आए इस प्लेटफॉर्म पर, उसके बाद से लेकर के आज तक ये एक पीड़ा हमें लगती है कि क्यों इतना लंबा अंतराल रखा गया कि योग शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई। दूसरा, आपका केंद्रीय विद्यालय में इतना अनुभव रहा है, आपने देखा भी है कि जो सेवानिवृत्त हो गई है उनके पश्चात बच्चों के साथ जिस प्रकार का, मैं तो शोषण कहूंगी उसको, ये मेरी अपनी भाषा शैली है, क्योंकि आप लोगों का एक अपना अनुभव है, लेकिन जो पीड़ा जो कुंठा मैं महसूस करती हूँ वो मैं उसको शोषण का नाम इसलिए दूंगी आज इस मंच से कि मैं चाहती हूँ ये बात दूर तक जाए, जो पदाधिकारी बैठे हैं उन तक ये बात पहुंचे। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप इस चीज से संतुष्ट हैं कि जो हमारे युवा योग शिक्षक बन करके आपके केंद्रीय विद्यालयों में जाते हैं शिक्षा देने के लिए और उनके साथ 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट का जो एक मजाक किया जाता है, कि आप उसके ऊपर कुछ चर्चा करें। हमें बहुत उम्मीद है कि आप इसका कुछ सार्थक निकालेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आपने कहा, जब योग शिक्षकों की केंद्रीय विद्यालय में भर्ती हुई थी स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के समय में, उसके बाद आज तक फिर से स्थायी भर्ती नहीं हुई। ये एक दुख का विषय है। कारण सरकार जानती है क्यों ऐसा किया गया, जबकि वैसे तो सरकार बहुत बात करती है प्रचार प्रसार के लिए कि अभी योग पूरे विश्व में भारत की देन है और घर घर में, समाज में, स्कूलों में, हर जगह योग को फैलाया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया में भी योग की काफी चर्चा की जाती है। लेकिन जब योग के शिक्षकों की भर्ती की गई, शुरू में बहुत अच्छे से इसको चलाया गया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे योग के शिक्षक रिटायर होते गए, नई भर्ती नहीं की गई और उसके बाद स्कूल, पहले जब भर्ती की गई थी स्कूलों की संख्या काफी कम थी और एक एक स्कूल में नंबर ऑफ सेक्शंस के आधार पर टीचर्स की भर्ती की गई थी। यदि 15 सेक्शन है, 15 से ऊपर तो एक, और यदि 22 या 27 से ऊपर है तो 2, और 35 से ऊपर है सेक्शंस तो 3 योग शिक्षकों की भर्ती उस स्कूल में की जाती थी। समय के पश्चात हर स्कूल से केवल एक एक योग शिक्षक रहे तो दूसरे स्कूलों में ट्रांसफर कर दिया गया। आज की तारीख में केंद्रीय विद्यालय पूरे इंडिया में 1200 से अधिक केंद्रीय विद्यालय हैं और उस समय जब केंद्रीय विद्यालय तो क्षमा चाहूंगा। जी जी जी, आ रही है आवाज। उस समय
योग शिक्षक की जब भर्ती की गई थी तो सभी कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन धीरे 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 सरकार की कुछ कमियों के कारण या हमारे प्रबंध या हमारे केंद्रीय विद्यालय की कुछ कमियों के कारण यह आगे बहुत नहीं बढ़ पाया, जो कि दुख का विषय है। उसमें कारण मैं खुलकर कहूं तो स्कूल में जो सुविधाओं का होना चाहिए शिक्षक के लिए, योग के प्रचार प्रसार के लिए, वो एक शिक्षक नहीं मिल पाया। जी जी। इस बारे में बहुत सी बातें और भी आ सकती हैं सामने। जी तो यदि आप कहें तो हर चीज को मैं खुलकर बताने को तैयार हूँ। जी जी। सर थोड़ा थोड़ा सा हल्की चर्चा कर दीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। बातें जी। निकलेंगी, किसी के संज्ञान में आएंगी, अधिकारी लोग जो बैठे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम सुने उसको। जी, पहली बात यह है कि अधिकांश स्कूलों में जो पहली मूलभूत आवश्यकता है एक योग कक्ष की, योगा रूम की, जी वह अधिकांश स्कूलों में नहीं है। जब योगा कक्ष नहीं होगा तो योग अध्यापक कहाँ पर योगा कराएगा? जी जिन स्कूलों में योग कक्ष था तो वह उसमें भी सभी सुविधाएं होनी चाहिए थी, एकदम शांत वातावरण होना चाहिए, एकांत होना चाहिए, और योग से संबंधित सभी सुविधाएं उसमें होनी चाहिए। अच्छी तरह का कारपेट, साफ सुथरा कारपेट, और योग षटकर्म के इत्यादि के लिए जो भी सुविधाएं थी वो सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन अधिकांश स्कूलों में ये सब कुछ नहीं था। जी जी। दूसरी, योग शिक्षकों को योग के अलावा बहुत और भी अधिक बहुत से काम दिए जाते थे, जिसकी वजह से योग का कार्य सफल किया। टीचर को उसके टाइम टेबल के अतिरिक्त कहीं ऐसे अरेंजमेंट भी दिए जाते थे, वो ठीक है, अरेंजमेंट लेना ठीक है, लेकिन दूसरे कई और कार्य हैं जिससे कि उनका अपना योग का क्षेत्र सफर किया, उनको दूसरे कार्यों में लगाया गया, जिससे वे अपने योग के क्षेत्र के साथ न्याय नहीं कर पाए, चाहकर भी न्याय नहीं कर पाए। यह एक दुख का विषय था, लेकिन अधिकांश स्कूलों में ऐसा हुआ था। सभी स्कूलों की मैं बात नहीं करता, जहां पर ये सुविधाएं थी वहां पर टीचर्स ने बहुत अच्छे से कार्य किया। जी सुरेश कुंद्रा सर, जैसा मेरे संज्ञान में एक और बात भी है जिसको मैंने भी एक दो बार अनुभव किया है। जब हम प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय विद्यालय स्कूल में गए हैं, दिल्ली की कई इकाइयों में गए हैं, तो वहां पर हमने देखा कि जो हमारे योग प्रशिक्षक जब जाते हैं 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर, तो उन्हीं 11 महीनों में उनको अलग अलग जो खेल होते हैं, अलग अलग गेम्स होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी उसमें लगाई जाती है। क्या एक योग शिक्षक की एक ऐसी अलग से आदर्श छवि नहीं बननी चाहिए कि उसको एक अलग दर्जे से नहीं देखा जाना चाहिए कि बहुत महत्वपूर्ण उसकी एक भूमिका है बच्चों के स्कूली जीवन में, उसको निर्माण करने के लिए और राष्ट्र के लिए एक आदर्श विद्यार्थी तैयार करने में? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप जो बात कर रहे हैं योग के जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब नियमित भर्ती तो हो नहीं रही। जी जी। 1981 और 82 में भर्ती की गई थी, उस 1982 के स्थायी भर्ती नहीं की गई। और ये जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स है इसका भी अभी पिछले सालों से ही भर्ती की गई है। तो इनको 11 महीने के लिए ही भर्ती किया जाता है, बल्कि 11 से भी कम ही कहूंगा मैं, क्योंकि समर वेकेशन भी नहीं होती, 10 महीने के लिए बल्कि भर्ती किया जाता है। और इन 10 महीनों में जब उनको भर्ती किया जाता है तो एक तो उनका जो वेतन है उस हिसाब से काफी कम है। जी। ये आज की तारीख में यदि किसी को लगभग 22,000 रुपए दिए जाएं महीने के, जी, परिवार चलाने के लिए उचित नहीं है। दूसरा, उस स्कूल में टीचर्स को, कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स को अरेंजमेंट पीरियड दिए जाते हैं और स्कूल में किसी रूम की सुविधा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अरेंजमेंट इतने दिए जाते हैं, उनको अधिकांश ये कहा जाता है कि नहीं आप बच्चों को खिलाइए, बच्चों को ग्राउंड में लेकर जाइए। तो यदि ग्राउंड में लेके जाएंगे और ग्राउंड में ऑलरेडी 2, 3, 4 क्लास होती है, लगभग कम से कम 100-150 बच्चा जो पहले से खेल रहा है, ऐसे योग शिक्षक चाहकर भी अपने बच्चों को योग नहीं करा सकते। एक तो वहाँ धूल मिट्टी बहुत अधिक है, जी जी, बहुत अधिक है, प्रॉपर स्थान नहीं है जहाँ पर योग करा पाए। तो ये तो कारण है जिसकी वजह से योग पिछड़ रहा है। और योग
वो सारी सुविधाएं नहीं होती, इसकी वजह से वो चाहकर भी नहीं करा पाता। हाँ, जहाँ सुविधाएं हैं वो वहां पर बहुत अच्छे से कराया जाता है, ये भी एक सच्चाई है, लेकिन अधिकांश स्कूलों में ये सुविधाएं नहीं है, यही कारण है। कहने का मतलब ये कि स्कूली जो अधिकारी हैं उनको इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि एक योग शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके लिए भी वो सुविधाओं की यदि व्यवस्था कर दें, तो फिर स्कूल का भी एक अच्छा परिणाम वो देश दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। अभी मेरा तीसरा जो सवाल है आदरणीय मिश्रा जी आपसे है कि आपका बहुत अनुभव रहा है युवा बच्चों को योग के क्षेत्र में संवारने का, और मुझे बहुत खुशी होती है आपके ये एक अच्छी बात जानने के लिए कि आप बच्चों को अध्यात्म से ज्यादा जोड़ने की कोशिश करते हैं, और बहुत सारे बच्चे तनाव से निकले हैं आपके यहाँ से, तो इसके लिए सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं। और मेरा आपसे सवाल ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में योग को खेल के रूप में लाना कितना सार्थक है? बड़ा उचित प्रश्न है ये इनफैक्ट मैं आपको कुछ एक थियरी बताना चाहता हूँ। एक थियरी थी, अभी जैसे कुंद्रा सर ने कहा था, बड़ा सहमत हूँ मैं इस बात से। देखिए, योग और खेल ये दो अलग अलग शब्द हैं। एक जो पीटीआई होता है, पीटीआई यानी जो फिजिकल ट्रेनर होता है एक इंस्टीट्यूशन में, उसकी जो परिविधा है, जो बीपीटी करके आता है या जो बीपीएड करके आता है, एमपीएड करके आता है, उसकी जो परिविधा है उसमें, और एक योगा ग्रेजुएट, योगा मास्टर्स, योगा पीएचडी के प्रोसेस में अंतर है। ये अंतर कितना अंतर है? जो सरकारें हैं वो समझती हैं कि जैसे बीकॉम और बीबीए में बहुत माइनर से डिफरेंस है, बीकॉम और बीबीए में, एमकॉम और एमबीए में जो माइनर से डिफरेंस है वही बीपीएड और योगा एजुकेशन में है। जब एक आपको थियरी में बताता हूँ, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट एक आता है मैनेजमेंट में, थियरी है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट। ये हेनरी फ्यूल वगैरह के जमाने में साइंटिफिक अप्रोच वगैरह आ रही थी, उसी समय ये थियरी आई। हॉथर्न एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या कि एक कंपनी को लिया गया, उस कंपनी के एक एम्प्लॉयज को पकड़ लिया और दो चार और एम्प्लॉयज को पकड़ लिया, उन सभी से अलग अलग तरीके के काम कराए गए। एक व्यक्ति को क्या कहा गया कि आप सिर्फ कार के अंदर आप सिर्फ नट कसते हैं, आपका काम सिर्फ नट कसना है। एक को बोला गया कि आप सिर्फ गाड़ी को जो है उठा के यहाँ से यहाँ रखोगे। ऐसे 50 लोग भर्ती किए गए। फिर एक एक्सपेरिमेंट की मतलब थियरी 1 में ये अप्लाई हुआ, हॉथर्न जगह का नाम है, हॉथर्न एक्सपेरिमेंट, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट। इसके जस्ट बाद दूसरा वही नट भी कस रहा है, वही व्यक्ति जो है वो नट भी कस रहा है, वही व्यक्ति जो है गाड़ी धो भी रहा है, वही व्यक्ति जो है गाड़ी को लेके भी जा रहा है। ये पूरा प्रोसेस किया गया। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा नेटवर्क मेरा स्लो जा रहा है। तो इसमें एक वो रिजल्ट ये आया कि जो पूरे मतलब जो सिर्फ अलग अलग काम कर रहा था उसकी प्रोडक्टिविटी, और एक व्यक्ति जो लगातार काम कर रहा था, उस एक ही काम कर रहा था, उसकी प्रोडक्टिविटी में बहुत डिफरेंस देखा गया। फिर वहां पे जो साइंटिफिक अप्रोच आई वो ये कहती है कि एक काम के लिए निर्दिष्ट एक व्यक्ति होना चाहिए, और वहां पे गैंग प्लैंक थियरी अप्लाई की गई। गैंग प्लैंक का मतलब कि एक व्यक्ति जो एक्स रूप में है, दूसरा व्यक्ति जो वाई रूप में है, यदि दोनों का सिमिलर फंक्शन है, जैसे टीचर है और वो ये भी टीचर है, बेशक से वो म्यूजिक का टीचर हो और ये स्पोर्ट्स का टीचर हो, तो ये इक्वल हो, गैंग प्लैंक हो। प्रिंसिपल्स है तो प्रिंसिपल्स हो, पीएचडी है तो पीएचडी हो, है ना। ये इनका एक गैंग प्लैंक चले ताकि ये अपने लेवल से काम को कर सके। योगा में ये थियरी बहुत अप्लाई होती है। योग को जब हम स्पोर्ट्स में लेके जाते हैं ना, तो जो प्रिंसिपल्स हैं, जो एजुकेशनिस्ट हैं, वो इन चीजों को अपने एजुकेशन के अनुरूप लेके चलते हैं। क्योंकि देखिए, अगर एक व्यक्ति जो राजनीति शास्त्र का वेत्ता है, राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर है, तो वो व्यक्ति कभी भी समाज शास्त्र के प्रोफेसर को बहुत अच्छे से अपने आइडियोलॉजी को बहुत अच्छे से मैच करा पाएगा। वो ये बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि मैं राजनीति का हूं तो समाज शास्त्र में बड़ा अंतर नहीं है। लेकिन यौगिक शिक्षा में बड़ा अंतर पाया जाता है। योग का वो व्यक्ति योग की शिक्षा के मास्टर से, ग्रेजुएशन से निकल के गया है, और वही व्यक्ति बीपीएड से गुजर के जाएगा, तो इन दोनों में बड़ा व्यापक अंतर देखने को मिलता है। दोनों फिजिकल एक्टिविटी, लेकिन योगा इज मच मोर देन योर फिजिकल, बियॉन्ड ऑफ ऑल दिस इट्स सब्स्टिट्यूट डिवीजन ऑफ योर मेंटल एबिलिटी। ये एक डिवीजन एबिलिटी जहां पे आप अपने मस्तिष्कीय परिविधा को व्यापक करते। अब जब हम योग को खेल की तरीके से, जो हम योगा अध्यापक हैं वो योग को खेल की तरह इसलिए कहते हैं क्योंकि बच्चों को बात खेल खेल में समझ में आती है ना। हम उनको बताएंगे बेटा ये आसन करो, ये खेल है, ऐसे कर जाओ। तो दूसरे जो उनके जो प्रोफेसर हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको लगता है योगा इज स्पोर्ट्स, योगा एक खेल है।
तो जैसे क्रिकेट का खेल है, जैसे बैडमिंटन का खेल है, वैसे योगा एक खेल। अब आप साइंटिफिक अप्रोच को माइंड में लाइए फिर से। जो हेनरी फ्योल की जो 14 प्रिंसिपल्स है, उसमें एक स्पिरिट द कॉर्प, लास्ट जो फ्रांसिस थियरी है, ये फ्रेंच की भाषा में स्पिरिट द कॉर्प, ये थियरी आती है, मतलब यूनाइट वी कैन, है ना। तो ये यूनिफिकेशन ही नहीं हो पा रहा है, आप समझिए। मतलब अगर आप एक प्रोफेसर है, मान लीजिए कुंद्रा साहब है, कुंद्रा साहब एक प्रोफेसर है, मैंने इनसे बोला कि सर हम बच्चों को खेल खेल में सिखाना चाहते हैं, तो अगर कुंद्रा साहब के मस्तिष्क में ये बात बैठ गई कि योगा इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स, तो वो जो फ्रांसिस थियरी थी स्पिरिट द कॉर्प वाली, यूनाइट वी कैन वाली, वो तो रही ही नहीं। और यदि वो नहीं रही तो योगा बाय डिफॉल्ट स्पोर्ट्स में कन्वर्ट हो गया। तो हमें मस्तिष्क में हर योग अध्यापक को ये लेके चलना चाहिए कि योग इज योग, उसको कोई दूसरा विवेचन नहीं चाहिए, ठीक है, कोई दूसरा विवेचन नहीं चाहिए। और योग को किसी अन्य विषय से आप कंपेयर करें, ये आपकी बहुत बड़ी दृष्टता होगी यदि आपने उसकी कंपेरेबिलिटी ला दी। क्योंकि साहब देखिए, ऋग्वेद का कोई कंपैरिजन है क्या? यजुर्वेद का कोई कंपैरिजन है क्या? दर्शन है, सांख्य दर्शन है, इसका कोई कंपैरिजन है क्या? आपके क्या कहते हैं, मीमांसाएं हैं, इसका कोई कंपैरिजन है? ब्राह्मण्स है, अरण्यक है, तमाम ऐसे वेद हैं, पुराण हैं, जिनका कोई कंपैरिजन नहीं। वो अपने आप में यूनाइट है, वो सिर्फ वो है, वो सिर्फ वो है। वैसे ही योग एक दर्शन है, और 6 दर्शन के अलावा योग अन्य कुछ नहीं है। यदि 6 दर्शनों में से योग एक दर्शन दिया है, तो योग इज ओनली अ फिलोसफी। और फिलोसफी भी क्यों है, इसमें एक बड़ी प्यारी चर्चा आती है मुझे याद, कि फिलोसफी का मतलब होता है फिलोस और सोफिया, मतलब 2 शब्दों से मिलकर बना। अंग्रेजी में दर्शन का मतलब होता है मैं आपके दर्शन करूं तो ये दर्शन है, मतलब मैं आपकी शिक्षा के विद्या के तौर पे दर्शन करूं, जो शिक्षा है उसकी विद्या के तौर पे दर्शन करूं, ये दर्शन है। लेकिन जब हम फिलोस और सोफिया वर्ड लाते हैं यूनानी पद्धति के अनुसार, तो फिलो मतलब ज्ञान के प्रति अनुराग, मतलब ज्ञान के प्रति प्रेम, और उस प्रेम को आपका दृष्टिकोण देना, ये आपका अपना दर्शन है। यानी योग एक ऐसा दर्शन है जो पतंजलि के दृष्टिकोण से एक दर्शन था, आपके दृष्टिकोण से एक अलग दर्शन होगा, लेकिन इन सारे दर्शनों में योग दर्शन ही है, योग खेल नहीं है। और योग हम जो बोलते हैं ना, योग स्पोर्ट्स, ये सिर्फ इसलिए ताकि बच्चों के मस्तिष्क में ये बात बैठे कि हमारी जो कल्चरिज्म थी, हम उसको कन्वे कर सके फर्दर, हाउ वी कैन कन्वे आवर कल्चर्स। तो वो बच्चों को ये समझ आया कि अरे चलते हैं एक चैंपियनशिप खेल के आते हैं, वहां 10-12 बच्चे मिलेंगे, वहां उनको लगा अच्छा, जैसे क्रिकेट में जैसे होती है ना, जैसे 2020 की चैंपियनशिप हो रही हो, अफ्रीका की टीम है, इंग्लैंड की टीम है, न्यूजीलैंड की टीम है, वैसे इंडिया की टीम है, अलग अलग जगह से देश से बच्चे आते हैं। लेकिन योग को आप स्पोर्ट्स में नहीं रख सकते हैं, एक चीज। और यदि आप स्पोर्ट्स में रखते हैं तो उसके विशेषता को परिवर्तित करके नहीं। और एक बात जो विशेष तौर से मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि योगा इज ऑल अबाउट फिलोसफी, नन रेदर देन दैट। उसके अलावा यदि कुछ भी है तो वो मान लीजिए शून्य है, क्योंकि योग को सबसे पहले जो आपके मस्तिष्क में नाम सुना योग का, वो सिर्फ दर्शन के तौर पे आता है। और दर्शन आपके सामने है तो आप सर्वत्र हैं, यत्र हैं तत्र हैं सर्वत्र हैं। बिना दर्शन के आपका हो पाना मुश्किल नहीं, लगभग लगभग नामुमकिन है। क्योंकि साहब देखिए, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों की बात कही है, इसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं योग दर्शन है, इसके मेजर 8 है टर्मिनोलॉजी, तो सबकी टर्मिनोलॉजीज है। तो स्पोर्ट्स की कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, और स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी नहीं है। देखिए स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि मैं बीपीएड संकाय की किताबों को नहीं देख रहा हूँ या देख नहीं रहा हूँ, क्या वो ये बताएंगे कि क्रिकेट की गेंद 4 ओवर्स की होती है ना। अब आप बताइए ताड़ासन में आप ये बता सकते हैं क्या कि ताड़ासन में आपको 2 इंच उठना है या 4 इंच उठना है? आपकी लंबाई 6 इंच है तो हो सके आप ज्यादा उठ जाओ, आपकी लंबाई क्या थोड़ी सी कम है तो हो सके कम उठ जाओ। ताड़ासन ताड़ासन है ना। वैसे मयूर आसन है जो हठ योग प्रदीपिका में, अब जैसे एक परिभाषा आती है हठ योग में, केवलम राजयोग है हठ योग उपदिश्यते, ये परिभाषा आती है हठ योग प्रदीपिका में। मतलब ये कि राजयोग मेरा मेजर कंसर्न था, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर योगा। मैं योग आसन कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ राज योगा। अब हम राज योगा तक पहुंचे नहीं, स्पोर्ट्स में फंस जाएंगे, फिर तो इधर ही रह जाएंगे। डेली खेलेंगे, डेली जीतेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, हारेंगे, और तोड़ने को तो साहब जिम्नास्ट भी शरीर तोड़ता है, तोड़ के दिखाओ उसके। मच रेदर देन स्पोर्ट्स, योग स्पोर्ट्स से बहुत आगे की चीज। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी। मैंने ये इसीलिए आपसे जानना चाहा क्योंकि आपका बच्चों से अधिकतर जुड़ाव विशेषकर युवा स्कूली बच्चों से और कॉलेज के बच्चों से। और कुंद्रा सर आपका तो अध्यापन ही सारा स्कूली बच्चों के साथ में रहा है। तो मैं आपसे जो हमने एक कमी को अनुभूत किया है उसके ऊपर मैं आपसे जानना चाहती हूँ, और आपकी विशेष राय इस पर मैं ये लेना चाहती हूँ कि आप हमें मार्गदर्शित करें कि जो बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए आते हैं, अध्ययन के लिए आते हैं, तो वो एक चाहे वो किसी भी विषय का शिक्षक क्यों ना हो, क्योंकि हमारी अधिक जिम्मेदारी बनती है, हम तो अध्यात्म से जुड़े हैं, योग के अनेक प्रारूपों से जुड़े हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो बच्चे हमारे स्कूली शिक्षा लेने के लिए आते हैं, तो वो हर
विषय के अध्यापक को कैसे अपने आदर्श नजरों से देखें, क्योंकि अनेक अध्यापकों की भाषा शैली उसके प्रति अनुकूल नहीं होती है। तो आप मुझे दोनों तरफ से मार्गदर्शित करें कि अध्यापक की क्या यहाँ पर भाषा शैली होनी चाहिए और बच्चों को किस प्रकार से वो शिक्षा दीक्षा दें कि वो हर विषय के अध्यापक को आदर्श दृष्टि से देखें। बच्चा जो होता है पहली क्लास से लेकर 12वीं तक, ये तो स्कूल हुआ, उसके बाद कॉलेज की शिक्षा आती है। बच्चे के लिए जब वो स्कूल में है, अध्यापक सब कुछ होता है उसके लिए। मैं एक तरह से यदि मैं कहूँ कि माँ बाप से बढ़कर उस समय अध्यापक होता है जी। एक बहुत पुरानी प्रथा है कि माँ बाप यदि कहेंगे कि बेटा इसको ऐसे करना चाहिए, जी। नहीं मेरे टीचर ने ऐसे नहीं, उसने तो ऐसे बताया है तो मैं तो वैसे ही सही करूंगा, तो वो अपने टीचर की बात ज्यादा मानता है। उसे टीचर बिल्कुल विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि मेरा टीचर गलत नहीं हो सकता। भले ही माँ बाप गलत हो सकते हैं, वो बात गलत कोई भी नहीं है, दोनों ही ठीक है, लेकिन टीचर पर वो ब्लाइंड फेथ करता है। तो यहाँ पर टीचर्स जो होते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी जो एक मैं कहूंगा कि कमी नहीं कहूंगा, उनका एक विशेषता ये होनी चाहिए कि वह सभी बच्चों को अपनेपन से देखें। एक बहुत तरीका है कि किसी बच्चे को तुम, यदि कोई बच्चा पढ़ाई में कमजोर है तो उसको आपने आगे लेके आना है। तो एक कहावत है कि अडॉप्ट ए चाइल्ड, मतलब उस बच्चे को आप अडॉप्ट कर लें। बच्चे को आप अडॉप्ट कर लेंगे ना तो उसके प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, क्योंकि अब वो बच्चा आपका अपना हो गया, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया। जैसे अपने बच्चे को हम कितने प्यार से पढ़ाते हैं, ज्यादा डांटते नहीं है, और क्लास में 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, और केंद्रीय विद्यालय में तो 60-60 बच्चे भी होते हैं, इससे अधिक भी होते हैं। मेरा बच्चा है शोर करेगा, और 40, 50, 60 बच्चों की क्लास को संभालना आसान नहीं होता। कभी कभी गेहूं के साथ घुन पिसता है, टीचर कभी कभी हार्श हो जाते हैं, नहीं होना चाहिए, ये भी एक सच्चाई है, हार्श हो जाते हैं, कभी कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग कर देते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ऐसे बहुत कम है टीचर्स जो ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, विशेषकर केंद्रीय विद्यालयों में, क्योंकि आजकल काफी सख्ताई हो रखी है। हम बच्चों को ना तो मारना तो बहुत दूर की बात है, डांट भी नहीं सकते, अपशब्द नहीं बोल सकते, ये भी एक सच्चाई है, क्योंकि बहुत जल्दी अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है हम लोगों के ऊपर। तो पहले से बहुत फर्क आया है। कई सरकारी स्कूलों में ऐसा देखा गया है कि बच्चों को थोड़ा सा अपशब्द बोल दिए जाते हैं, बहुत जल्द इसको अपने मन पे ले लेता है। यदि बच्चे ने कोई अच्छा कार्य किया है और हम उसको प्यार से बुलाकर उसको शाबाशी दे दें, उसके कंधे पर उसकी पीठ पर हाथ रखें, बच्चा वो बात जिंदगी भर नहीं भूलता कि इस टीचर ने मेरे को कितने प्यार से वो बात समझाई, मुझे समझाई, मुझे शाबाशी दी, तो बच्चा उस टीचर का फेवरेट हो जाता है और उस टीचर के प्रति उसके इतना सम्मान बढ़ जाता है उसके मन में, और वो घर जाकर अपने माँ बाप को बताते हैं कि आज टीचर ने मुझे अच्छे नंबर दिए, मुझे ए ग्रेड दिया, मुझे स्टार दिया, मुझे शाबाशी दी। और बच्चे की पूरी कोशिश होती है कि वह उसके उस पर्टिकुलर टीचर के विषय में अच्छे से अच्छा काम करे, उसका गृह कार्य, उसका क्लास वर्क जो भी कुछ है सब पूरा रखे, और बच्चा उस टीचर की क्लास में शोर नहीं करेगा, ध्यान से सुनेगा, क्योंकि उसे और अच्छा बनना है। एक टीचर ने यदि उसको डांट दिया, सबके सामने उसकी बेइज्जती कर दी, तो बच्चा थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाता है, निग्लेक्ट हो जाता है। और ऐसे में यदि उसको बार बार गलत बोलकर या अपशब्द बोलकर या उसको किसी भी तरह से उसको डिग्रेड कर उसको अपमानित किया गया, तो बच्चे में हीन भावना आ जाती है और बच्चा फिर पढ़ाई में कमजोर होने लगता है। एक अच्छे टीचर के तो यही गुण है कि वह बच्चे को हर तरह से, एक कमजोर बच्चा भी हो ना, अरे अच्छे बच्चे को तो सभी टीचर प्यार करते हैं, सभी अच्छे से अच्छे समझाते हैं। एक कमजोर बच्चा है, किसी भी कारण से, हो सकता है उसकी पारिवारिक परिस्थिति ऐसी हो, बिल्कुल, जैसे केंद्रीय विद्यालय में एक ग्रुप डी एम्प्लॉय का बच्चा भी पढ़ता है, एक प्रिंसिपल और बड़े से बड़े IAS ऑफिसर का भी पढ़ता है, एक अर्धनिक का बच्चा भी पढ़ता है, एक ब्रिगेडियर का बच्चा भी पढ़ता है। तो उनके पारिवारिक स्थितियों में फर्क होता है। एक के घर का माहौल बहुत ही अच्छा है, उनकी पारिवारिक स्थिति के साथ साथ उनकी जो मतलब पैसे से संबंधित जो भी कमियां हैं वो भी सब पूरी हो जाती है। एक गरीब घर का बच्चा है, वहाँ परिवार बड़ा है, कई कमियां नहीं हो पाती, जैसे समय पर वो
पर्टिकुलर किताब, कॉपी या कोई सामान इत्यादि नहीं खरीद पाता, तो ऐसे में एक टीचर का दायित्व होता है कि उसकी उस परिस्थितियों को समझे, ना कि उसको तुरंत उस चीज के ऊपर डांटे। प्यार से पूछ सकता है, बेटा क्या कारण है कि आप ऐसे नहीं खरीद पाए उस पर्टिकुलर किताब, कॉपी को या उस सामान को, या क्या आपके साथ क्या प्रॉब्लम है, आप मुझे बताइए। और अकेले में पूछे, सबके सामने नहीं। अकेले में तो बच्चा सारी बात सच सच उगल देगा, सब कुछ बता देगा। सबके सामने बच्चा इन भावना में आता है या झिझकता है कि अपनी, यहाँ भी उसको ऐसा लगता है कि मेरी अपनी घर की कमी की वजह से कहीं मेरी बेइज्जती इत्यादि ना हो जाए, तो ऐसे में बच्चा झिझकता है। तो टीचर का तो यही है कि यहाँ भी बहुत ही प्यार से, बहुत ही अपनेपन से बच्चों से पूछे, और अपनापन जितना दिखाएगा, जितना बच्चों को साथ प्यार से बोलेगा, बच्चे उस टीचर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, उसके सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो जाते हैं और अच्छा रिजल्ट ला के दिखाते हैं, और जीवन भर उस टीचर कभी नहीं भूलते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है जो मैंने अपने जीवन में देखी है। जी, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। बल्कि आपकी बातों से तो ये जाहिर हो गया कि माता-पिता ने पैदा किया, उनको वो पाल भी रही हैं, अच्छा पोषण भी दे रही हैं, लेकिन बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी, एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण योगदान जो है वो हमारे सभी शिक्षकों का है, अध्यापकों का है कि बच्चों का जो भविष्य है वो उनके हाथों में है। वो चाहे तो बच्चों को सँवार सकते हैं और चाहे तो अपनी अभद्र भाषा शैली से बच्चों को हिंसक बना करके उनको तमाम प्रकार के अपराधों में झोंक सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। और मिश्रा जी, मैं आपसे एक वर्तमान का, आज और कल का एक सवाल कर रही हूँ। उसके विषय पर मैं चाहती हूँ कि आप खुल करके 4-5 मिनट तो बच्चों को ही अच्छे से गाइड करें आप। मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आदरणीय मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, मिश्रा जी, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज़? जी, जी, आ रही थी। एक बार फिर से रिपीट कर दें आप, मुझे लग रहा है हाँ। थोड़ा-सा नेट की कनेक्टिविटी। मैं मिश्रा जी आपको आज वर्तमान का बहुत ही नया-नया एक सवाल आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप 4-5 मिनट विशेषकर बच्चों पे उसके लिए बोलें। और क्योंकि अभी आपने जैसे कुंद्रा सर, आपके भी मैं संज्ञान में डालना चाहती हूँ कि अभी पिछले कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने अ, तमाम चाइनीज़ ऐप को बंद किया है, जो बहुत ही खुशी की बात है, हमारे के राष्ट्रीय हित में है। तो आदरणीय मिश्रा जी, मैं आपसे चाहती हूँ, क्योंकि मैं बार-बार इसलिए बोलती हूँ क्योंकि युवा साथियों से ही जुड़ाव आपका है और आप ज़मीनी स्तर पर जुड़ कर के बच्चों को समझाते हैं, उनको अच्छे से मार्गदर्शित करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि मेरे भी आस-पड़ोस में बहुत सारे बच्चे तनाव में हैं और विषय है पबजी। तो आप ऐसे कुछ यौगिक उनको हेल्पलाइन है, कुछ गाइडलाइन ऐसे, या उनको ऐसा मार्गदर्शन दीजिए कि वो पबजी के तनाव से कैसे निकले और जितना समय, जितना दिमाग उन्होंने वहाँ पर बर्बाद किया है, जितने गहरे वो डिप्रेशन में चले गए हैं बच्चे कि उस उनकी ऐसी बुरी स्थिति को देख करके, उनकी ऐसी खराब हालत को देख करके माता-पिता का भी जो मन बहुत ही दुखी है। तो मैं तमाम जितने भी अभिभावक हैं, वो भी तनाव से निकले, तो आप ऐसा कुछ मार्गदर्शन दीजिए सभी बच्चों के लिए। मुझे लगता है मिश्रा जी फिर से जो है अनकनेक्ट हो गए हैं हमसे। कुंद्रा सर, आपकी क्या राय है इसमें? देखिए, ये जो चाइनीज ऐप थी पबजी, ये इसकी मैं जितनी बुराई करूं जी, उतनी कम है। इस पबजी ने, जैसे कि सुनने में आया है, मैंने पढ़ा भी है, बहुत से साथियों से सुना है कि बहुत से बच्चों का जीवन और समय बर्बाद किया है इसने। पबजी में बच्चे जी, इतना घुस जाते हैं, उन्हें किसी चीज का होश नहीं रहता, ना खाने पीने का, ना पढ़ाई का। और जी, इसमें की बात यह है कि कुछ इसका जो दोष है मैं उनके माता पिता को भी दूंगा, क्योंकि माता पिता ने ही उनको मोबाइल लेके दिया है और वो अपने में इतने व्यस्त हो गए कि उन्होंने यही नहीं देखा कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, कि पबजी में इतना व्यस्त है, वो पढ़ रहा है अथवा मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है। जी, कई घंटे तक बच्चा यदि पबजी खेल रहा है, या पबजी या ऐसा कोई सा भी गेम खेल रहा है, मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है, क्योंकि जी, मोबाइल पर लगातार बहुत अधिक खेलना आंखों के लिए भी नुकसानदायक है, जी, पढ़ाई का समय भी वेस्ट कर रहा है, और उसकी शारीरिक विकास तो हो नहीं रहा, क्योंकि कोई ऐसा कोई खेल नहीं खेल रहा जिससे उसका शारीरिक विकास हो, जैसे कि पहले के समय में होता था। जी, आजकल बच्चे अधिकांश गेम मोबाइल पर ही खेलते हैं, जो कि हर दृष्टि से नुकसानदायक है। जी, और पबजी के तो लिए तो जैसे कि आए दिन हमने सुना, पढ़ा कि बहुत से बच्चों ने
अपना जीवन बर्बाद कर लिया, जी यहाँ तक कि जीवन खत्म कर लिया अपना, जी उनकी मृत्यु तक हो गई, ऐसा सुनने में आया है। जी जो खेल इतना खतरनाक है तो उसको बच्चे ने डाउनलोड कैसे कर लिया? यदि डाउनलोड करते तो माता पिता का भी फर्ज बनता था उस ऐप को परमानेंट उसको डिलीट कर दें और बच्चे को प्यार से समझाएं कि बेटा यह जो गेम है बहुत अधिक नुकसानदायक है, इसको आप न खेलें। जी प्यार से नहीं होता, थोड़ा सख्ती दिखा, क्योंकि माँ बाप में इतना तो होना चाहिए कि थोड़ा बेटे के साथ या बेटिया के साथ सख्ती भी की जाए उनके जी भले के लिए। जी उन्हें पता है कि यदि आज हम थोड़ी सख्ती करेंगे तो भविष्य में इसका भला ही होगा। जी पुराने समय में अध्यापक लोग भी, माता पिता भी अपने बच्चों के साथ कभी कभी थोड़ी बहुत सख्ती से पेश आते थे। इसका मतलब यह नहीं है कि बच्चा उनसे नाराज हो जाता था, उनसे गुस्सा होता था, ऐसा नहीं होता था। जी बच्चे के मन में कोई कमी नहीं आती थी उनके मान सम्मान में, उतना ही मान सम्मान देता था, डांट खाने के बाद भी, मार खाने के पश्चात भी। पहले के समय की बात करूँ, पहले के समय में ये भी एक सच्चाई है कि एक एक परिवार में कई कई बच्चे होते थे। आजकल क्या एक अधिक से अधिक 2 होते हैं, तो माता पिता जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार बच्चों को देते हैं और उन्हें हर इच्छा को पूरी करते हैं, हर ही नहीं नाजायज इच्छा को पूरी करते हैं, जो कि एक दुख का विषय है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि हर बच्चे को एक अपना इंडिविजुअल मोबाइल दे दिया जाता है समय से पहले। समय के बाद एक पर्टिकुलर एज के बाद, एक पर्टिकुलर क्लास फिनिश करने के बाद यदि दिया जाए तो एक उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन बच्चा प्राइमरी में पढ़ रहा है और वो बच्चा 24 घंटे जब देखो सो के उठा उठते के साथ उसके हाथ में मोबाइल है, माता पिता क्या कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब, बच्चा अपने अकेले कमरे में बंद है या कहीं भी बंद है तो लगातार मोबाइल में खेलता रहता है, जो कि बहुत नुकसानदायक है हर दृष्टि से। जी जी हाँ, धन्यवाद कुंद्रा सर। मिश्रा जी का संपर्क टूट गया था, फिर से जुड़ गया है सौभाग्य से। मिश्रा जी, हम आपसे मैं फिर से आपके ऊपर आती हूँ और जो बात आपसे जानना चाहते हैं कि संपर्क टूट गया था तो कुंद्रा सर ने मार्गदर्शित किया, तो अभी मैं फिर से, क्योंकि बच्चों से जुड़ाव अभी आप वर्तमान में बहुत ज्यादा है आपका और आप जमीनी स्तर से जुड़ करके बच्चों में काम कर रहे हैं, तो जैसे भी कुंद्रा सर ने हमें चर्चा में बताया कि माँ बाप की भी बहुत ज्यादा ये जिम्मेदारी है, लेकिन सर यहाँ पर ये भी एक बात निकल करके आती है कि 80% ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्रों से जो अभिभावक जुड़े हैं, उनके जो बच्चे स्कूलों में आते हैं, तो उनके माता पिता को इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं होती, उनको इस प्रकार की ये कहें कि उनको एक नॉलेज नहीं है कि मोबाइल ऐप वगैरह के बारे में वो कितना उसके बारे में जानते हैं या बच्चे किस प्रकार की ऐप उसको प्रयोग में ला रहे हैं। तो मिश्रा जी, आप ये बताइए, जैसे पबजी है या इसी प्रकार की और हो, क्योंकि पबजी के बारे में आप इसलिए भी बोले कि जो जानकारी हमारे पास आई है कि चाइना ने ये जो ऐप बनाया पबजी, वो भारत और भारत जैसे अन्य यानी कि चाइना से बाहर के देशों के लिए वो पबजी बनाया। उसमें 2 प्रकार के सिस्टम उन्होंने किए कि जो चाइना के अंदर जो खेला जाता है पबजी, जो बच्चे खेलते हैं अपने टाइम पास के लिए या टाइम यूज के लिए, तो उसमें 100 से भी ज्यादा परसेंटेज में, प्रतिशत में कहूँ तो, कि उनको पैट्रिज्म सिखाया जाता है, देशभक्ति सिखाई जाती है, राष्ट्रभक्ति सिखाई जाती है। जबकि दूसरी तरफ जैसे हम भारत में अगर उसको खेलते हैं, हमारे जो बच्चे खेलते हैं, स्कूली बच्चे, या भी तो देखिए कि युवा बच्चे भी खेलते हैं, जो रोजगार में है वो भी खेलते हैं, जैसे ही टाइम उनको मिलता है, कि ये एडिक्शन हो गया, एक नशा हो गया, ये बहुत बुरी लत हो गई है हमारे युवा बच्चों को और स्कूली बच्चों को, कि वो इसमें हिंसक हो रहे हैं। तो हम अपने बच्चों में कैसे उस पैट्रिज्म को, कैसे उस राष्ट्रभक्ति को डालें, और यौगिक की जो शिक्षाएं हैं या उसके जो अभ्यास है वो कैसे उनके लाभ में आ सकते हैं कि उसका प्रयोग करके या उसका अभ्यास करके वो इस प्रकार की बुरी आदतों से छुटकारा पा सके। मिश्रा जी, मैं आपको कुछ सैद्धांतिक पर्यवेक्षण में लेके चलता हूँ इस प्रश्न के उत्तर के लिए, फिर मैं उत्तर पे आ जाऊंगा जी। 16वीं शताब्दी में एक लेओ व्योगत्स्की करके एक चाइल्ड साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक बहुत प्यारी थियरी दी थी। लेओ व्योगत्स्की आप सर्च करेंगे तो आपको ये नाम मिलेगा बड़े अच्छे से। तो इन्होंने जो थियरी दी है चाइल्ड नरिशमेंट में, जो मेंटल एबिलिटीज है ये, इसके अलावा नॉर्मन लुइस थियरी 2, इसके अलावा पीवी काणे थियरी 3, इसके अलावा डीडी कौशाम्बी थियरी, ये लोग भारत के और विश्व के साइंटिस्ट रहे हैं जो चाइल्ड एजुकेशन पे, और सबसे ज्यादा मॉन्टेसरी का आपने नाम सुना होगा, आजकल मॉन्टेसरी स्कूल खोले जाते हैं, चाइल्ड एजुकेशन पे उन्होंने जो काम किया।
इन लोगों ने एक बात कही और इन सभी के बातों का एक क्रक्स मैं आपको बता रहा हूँ। इनकी लेखनी एक पुस्तक में लियो व्यवस्थी ने कहा है कि जब भी आप किसी बच्चे के एजुकेशन को देने जाते हैं ना, तो आप जैसा मेंटल एबिलिटीज उसके सामने खुद प्रारूपित करेंगे, खुद विवेचित करेंगे, वो उनसे देख के सीखता है। 3 साल तक। और थियरी में आपको बताता हूँ, एलएडी थियरी, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ओके, ये थियरी आई, एक चाइना के ही साइंटिस्ट थे, 1960 में उन्होंने थियरी दी। कहा कि एक बच्चा जो जन्म लेता है ना, वो जन्म से लेके 2-3 साल तक वो चुप सब सिर्फ ग्रैब करता है, डिवाइस उसके अंदर है, एक्विजिशन डिवाइस जो है। उन्होंने वो चूंकि लैंग्वेजिस्ट थे, इससे उन्होंने भाषा के ऊपर कहा, बाकी ये भाषा के इतर संस्कारों के भी ऊपर लागू होता है। वो ये है, बच्चे के अंदर वो डिवाइस ऑलरेडी सेट है, मस्तिष्क में वो है। वो क्या करेगा, अगर मान लीजिए वो एक बच्चा है जो सुदूर चेन्नई में जन्म लिया है, जिसकी तमिल या तेलुगु भाषा थी, अगर वो स्पेन में रह जाता है मम्मी पापा के पास में, वहां उसके स्पेनिश माँ बाप हो जाते हैं, तो उसकी जो एक्विजिशन डिवाइस है ना, वो 2-3 साल के अंदर स्पेनिश सीख जाएगा और वो सीख के वो आपके सामने प्रस्तुत है। वो चेन्नई आएगा, बेशक उसके मम्मी पापा चेन्नई के थे, लेकिन वो भाषा नहीं जान पाएगा, उसको कठिनाई होगी उसको आपके सामने प्रस्तुत करने में। बिल्कुल। जो गेम्स है ये आपके इन्हीं सीरीज से है। पीवी काणे ने एक अपनी राजनीतिक पुस्तक लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत की राजनीतिक दास्ता जो रही है वो सिर्फ इसलिए रही है क्योंकि वो अपने बच्चों के अंदर उत्कृष्ट संस्कार नहीं रख पाए। मैंने आपको बताया कौसाम्बी, जो हालांकि लेफ्टिस्ट राइटर थे, लेकिन उन्होंने एक बड़ी तगड़ी बात कही है। डीडी कौसाम्बी की ही सहयोगी रही, और क्या कहना है इनका, थापर मैडम जो है और इरफान हबीब जेएनयू के अभी भी प्रोफेसर थे और विश्व के बड़े रिकॉग्नाइज प्रोफेसर थे ये लोग, मतलब इनको बहुत पुरस्कार मिला। इन लोगों ने भी ये बातें कही है कि यदि आप अपनी मस्तिष्कीय दास्ता को हराना चाहते हैं, क्योंकि लोग मार्क्सवादी थियरम से बड़ा अप्रोच रखते हैं, तो यदि आप अपनी मस्तिष्कीय धारिता को हराना चाहते हैं, तो अच्छा धारणा को इसमें अंडर कॉमा कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मस्तिष्कीय धारणा को यदि आप हराना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अपनी संस्कारित विवेचना को उत्कृष्ट करना होगा, अपने कल्चरिज्म को वापस लाना होगा। अब आते हैं जो इस पे अंडरलाइन किया था हम लोगों ने, धारणा पे। धारणा जो है वो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत अच्छे से पता है कि योग का 5वां-6वां आयाम है, मतलब यम नियम आसन प्राणायाम धारणा। धारणा, अब जो धारणा हमारा योग का अध्यापक है, आपको क्या लगता है कि एक सामान्य योग का अध्यापक अपने बच्चे को योग आसना में सिखाते समय, या एक सामान्य प्रोफेसर योग की टीचिंग करते समय अपने बच्चे को धारणा जैसी चीज भी बता देता होगा? क्योंकि उसको खुद ही ये क्लियर नहीं हो पाता है कई बार। ये देखिए गलती, देखिए इसमें ना एक विदुर नीति आती है, विदुर नीति की किताब है, विदुर नीति में विदुर जी ने लिखा है, चाणक्य से पहले की भी पुस्तक है ये, उसमें लिखा है कि यदि आपको कुछ भी प्रदर्शित करना है शिक्षण के तौर पे, तो आपको अपने अंदर जीना होगा। ये एक राजा चाहता है कि मेरा राज्य ऐसा हो, उसे अपने अंदर वो चीजें लाना होगा, फिर वो अपने एट्रीब्यूट्स को सामने प्रस्तुत कर पाएगा। सेम चीज योगा में एग्री होती है। अब भाई मैं योग अध्यापक हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि मुझे धारणा करनी किसकी है। मुझे धारणा सोने की चैन की करनी है, एक गोल्ड रिंग की करनी है, अच्छी सी लुक्स की करनी है, करना क्या है, ये मेरा धारणा है योग अध्यापक में। या मेरे पास में फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, है ना, और बढ़िया सा हेलीकॉप्टर, मैं नाम ले लूंगा, है ना, बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, बढ़िया सा हेलीकॉप्टर हो मेरे पास में, बहुत बढ़िया सा मेरे पास में। बिल्कुल। तो ये चीजें एक देखिए, योग इज परफेक्ट थिंग, यू आर एब्सोल्युटली ओके विद दैट, बट जब धारणा की बात आती है, यू हैव टू शो बाय योर ओन कल्चरिज्म, एंड इफ यू शो योर ओन कल्चरिज्म टू द पर्टिकुलर पर्सन, ऑन दैट टाइम जो अध्यापक होगा, जो शिक्षक होगा, उसका छात्र चाहे वो बेशक से कितना भी बड़ा पबजी प्लेयर हो, इंटरनेशनल खुद को फौजी समझता हो, है ना, वो तुरंत बदल के आएगा, अरे नहीं मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरे भैया, ये लोग तो इस परिविधा के। मैं आपको बताऊं, आजकल फेसबुक चलाता हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, छोटी छोटी जो पहले की कुछ मित्र थी मेरी, योग की महिलाएं, जो लड़कियां थी, आजकल वो महिलाएं हैं, उनके बच्चे हैं, तो वो बच्चे जो ना, वो जैसे अब वो बच्चा थोड़ा भी मुड़ता है तो मेरा बेटा ताड़ासन करते हुए, है ना, फोटो डालती है, मेरा बेटा सर्वांगासन करते हुए। इतना प्यारा लगता है कि देखिए ये कल्चर है। ये भले सोशल मीडिया में जा रहा हो, वो सोशल मीडिया, देखिए सोशल मीडिया क्या है ना, एक ये प्रेशर ग्रुप है, समझ रहे हैं। राजनीति शास्त्र में डिप्लोमेसी एक शास्त्र है, डिप्लोमेसी के शास्त्र में ये कहा जाता है कि सरकार चाहे किसी की भी हो, प्रेशर ग्रुप बड़ा काम करते हैं। वैसे ही आज के कल्चरिज्म है, जो कल्चर है ना, उसमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्टेटस, इनफैक्ट स्टेटस इज अ ग्रेट साइकेट्रिक थिंग। वो ये दिखाता है कि मेरा स्टेटस ये है, मतलब आज मैंने अगर कोई बहुत तगड़ा आसन कर लिया तो मैंने उसको स्टेटस में लगा दिया, तो 10 लोग देखेंगे, बोलेंगे अच्छा ये कर लिया, मुझे भी करना चाहिए।
तो ये स्टेटस सिंबल जो है ये उसके ऊपर ना चाहते हुए एक साइकेट्रिक धारणा लाके प्रस्तुत कर देता है। अब ये धारणा जब उसके ऊपर प्रस्तुत होती है तो छात्र हो, अब मान लीजिए जिसकी माता ही योगिनी रही हो, योगा करती हो, योगा देखिए योगिनी शब्द तो मैं नहीं कहता, योगा करती हो, सपोज कीजिए योगा टीचर हो, तो उनका बच्चा अगर करेगा ना तो उसके अंदर वो चीजें आएंगी। अब माता ही मान लीजिए माता ही डेली जो है वो सिगरेट का कश लेते, देखिए मैं आपको बताऊं, ईश्वर की कृपा से मेरी पहली नौकरी बैंक ऑफ अमेरिका में लगी थी, है ना, और बहुत बढ़िया माहौल मिला मेरे को, बहुत मतलब वीवीआईपी जो कल्चरिज्म होता है वो 1000 लोगों के इंटरव्यू में 5 लोग सिलेक्ट हुए, तो मैं भी था उसमें। तो अब उसमें क्या था कि जो मेरे साथ के काम करने वाले लोग थे, रात को हम लोग 3 बजे, शाम को 3 बजे बैठते थे, रात के 2 बजे तक काम करते थे, 8-10 घंटे की नौकरी होती, 2-4 घंटे की गप्पे चलती थी। तो मैं क्या देखता था कि उनको जो साथी तो थे मेरे, हालांकि मैं योग तो बहुत पहले पढ़ लिया था, लेकिन चूंकि मेरी मास्टर्स की एमबीए भी हुई तो मेरी नौकरी वहां लग गई, मैं थोड़े दिन के लिए चला भी गया। अब अनुभव मैं आपको बताऊं, वहां पे मैं क्या देखता हूँ कि जैसे उनका कोई काम हो रहा है, नहीं आ रहा है, रिकंसिलिएशन करना है वो नहीं हो पा रहा है, तो उनको चाहिए एक कैप्स्टन का सिगरेट, वो सिगरेट जलाएंगे बाहर, सिगरेट पीते पीते ही उसको सॉल्व करेंगे दिमाग में और फिर आके वो प्रस्तुत करेंगे। ये चीजें वो अपने घर पे भी करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि काम घर से भी करना होता था, तो यदि उनका सॉल्यूशन नहीं हो रहा तो वो घर पे भी सिगरेट जला के सोचेंगे ये कैसे होगा, तो उनका बेटा जो है ना वो ये देखेगा, बोलेगा पापा यार क्या कूल पापा है मेरे, है ना, उनका सॉल्यूशन जब नहीं होता है तो वो सिगरेट जलाते हैं। और हम योगा में अगर मान लीजिए मेरे को, अब मान लीजिए मेरा कोई बच्चा होगा, सपोज कि आपका कोई हमारा योगा का मित्र है, उसका कोई बच्चा है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, वो डिप्रेशन, थोड़ा सा टेंशन में आया, तो वो तुरंत योग निद्रा करने लग जाएगा, शांत चित्त, जैसे शरीर है ना अपने बज रहा है उसके फोन में, तो उसका बच्चा देगा, बोले यार डिप्रेशन होती है तो पापा मेरे ऐसे कर जाते हैं, तो भैया पापा पबजी खेल के फौजी बनेंगे, उससे लाख गुना बेटर है कि पापा खुद जी है ना। तो धारणा वाली चीज यदि हम अपने अंदर ला लेंगे तो वो बच्चे खुद ब खुद लाएंगे। और ये जितने भी खेल हैं, देखिए ये बच्चे को उलझाने वाली चीज है, क्योंकि आजकल ना माताएं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी है ना, उनको सास नहीं चाहिए, ससुर नहीं चाहिए, पहले का ऐसा नहीं होता था, पहले तो वो ना इतना सारा काम होता था कि वो बच्चे जो सास ससुर के साथ में खेलते थे। आजकल ना सास है, ना ससुर है, ना दुल्हन है, ना दूल्हा, सब अपने में बिजी, तो बच्चा क्या करेगा, वो फौजी बनेगा, नकली फौजी बनेगा वो, है ना, और फौज से किसको तो इसलिए ना वो कई बार वो उसको लगता है कि मार देना ही मेरे लिए बड़ा अच्छा संतुलन का कार्यक्रम है। इसलिए मॉन्टेसरी ने ये थियरी अपनाई थी, और मॉन्टेसरी जी ने लिखा है अपनी पुस्तक में, उनका किंडरगार्टन ने लिखा है कि यदि आपको बच्चे को कुछ भी बनाना है, देन पहले आपको ही बच्चा बनना पड़ेगा, और आप अपनी धारणाएं अपने बच्चों पे थोपेंगे नहीं, जो आप करेंगे वो खुद सीखेगा, क्योंकि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ में कल्चर एक्विजिशन डिवाइस यानी CAD ऑलरेडी उस बच्चे के अंदर है। तो ये है पूरा प्रारूपण। सोनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी, ये जरूरी था इस बात पे चर्चा करना, क्योंकि बहुत जैसे कुंद्रा सर ने हमें बताया कि बहुत सारे बच्चे इस हद तक जो नशे की हालत में हो गए थे पबजी से कि वो नहीं रहे हैं इस दुनिया में, अपने आप को सुसाइड कर लिया, जैसे बहुत कई वर्ष पहले जैसे ब्लू व्हेल, इस तरीके के तमाम ये जो हमारे बच्चों का भविष्य खराब करने की जो साजिश से चाइना ने गेम बनाए, तो अभी सरकार भी धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इस बात को बहुत जल्दी संज्ञान में लिया और इनको जो है बैन किया पूर्ण रूप से। तो अगला जो सवाल है वो मैं आदरणीय कुंद्रा सर आपसे चाहती हूँ, आपसे चर्चा करूंगी कि आपका बहुत सारा जीवन जो अध्यापन क्षेत्र में बीता है बच्चों के साथ में, तो आपने बहुत सारी ऐसी भी खामियां देखी होंगी कि स्कूली शिक्षा का तो जो स्तर है वो तो निम्न बहुत सारे स्कूलों में है, ये चाहे वो केंद्रीय विद्यालय है, चाहे अनेक प्रकार के जो भी सरकारी स्कूल है उनके अंदर है, उन तमाम विद्यालयों में भी इस प्रकार का जो स्तर है बहुत हो चुके हैं। लेकिन यदि फिर भी आप अगर किसी को सांकेतिक रूप से यदि आप उनको नोटिस भेजना चाहें तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस प्रकार का स्तर हमारे योग का होना चाहिए, क्षमा चाहूंगी, योग का होना चाहिए, और योगिक शिक्षा के अंदर ही जो आधिकारिक लोग हैं वो किस प्रकार की व्यवस्था करें, और इसमें शीघ्रता होनी चाहिए या बहुत लंबा विलंब होना चाहिए, जैसे आप लोगों की सेवानिवृत्ति के पश्चात अभी तक युवा शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है विशेषकर योग क्षेत्र में, उसके ऊपर आप कुछ चर्चा करें। फिर एक आखिरी सवाल हम मिश्रा जी से करेंगे और फिर जो है हम समापन की ओर चलेंगे।
देखिए, पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है योग के क्षेत्र में, जो कि योग आगे नहीं बढ़ पाया। इसका कारण मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं इतना एक्शन में कहूंगा कि हमारे अधिकारियों से लेकर पहली क्लास के बच्चे तक सबको योग का ज्ञान जरूरी है। यदि हमारे अधिकारी, प्रिंसिपल सुपर एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और कमिश्नर, सबको योग का ज्ञान जरूरी है। पहले हम उनको यदि योग अच्छे से सिखाएंगे, उनको योग की नॉलेज होगी, योग के द्वारा क्या फायदा होता है बच्चे से लेकर बड़े तक का, परिवार से लेकर समाज का, देश का कितना फायदा हो सकता है। यदि हमें उनको योग का पूरा ज्ञान दे दिया तो उनको लगेगा हाँ, योग में इससे इतना फायदा होता है, तो वह इस विषय पर ज्यादा सोचेंगे, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास करेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे। यदि उन्हें योग के विषय में पूरा ज्ञान नहीं है तो वह इस विषय पर ज्यादा अधिक चर्चा नहीं करेंगे। उनको ऐसा लगता है कि बाकी जो विषय है, आम विषय जो बच्चा सैकड़ों सालों से पढ़ता आ रहा है, मैं तो योग सबसे ऊपर है। यदि बच्चा योग में बहुत अच्छा हो गया तो बाकी विषयों में निश्चित रूप से बच्चा अपने आप ही अच्छा हो जाए, क्योंकि उसकी सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, उसकी जो याद करने की क्षमता, हर क्षमता का विकास होगा। हर क्षमता में वो उसका मतलब बहुत बढ़ जाएगी। कोई भी चीज वो जल्दी समझेगा, क्योंकि योग की वजह से उसकी जो सोचने समझने की शक्ति है वो बढ़ गई है, उसका विकसित हो गया है। होता क्या है, आजकल पहले का बच्चा है, सबसे पहले यदि हमने उसको योग कराया तो वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा। बच्चा बचपन से ही शारीरिक रूप से स्वस्थ है, स्कूल में छुट्टी नहीं करेगा, नियमित रूप से स्कूल है। आज में होता क्या, एप्लीकेशन मौजूद है, बच्चा बीमार है, और जो वास्तव में बीमार होता है, छोटी मोटी बीमारी हो, जैसे खांसी है, जुकाम है, पेट सर दर्द है या और कोई बीमारी है, यदि हम बच्चों को बचपन से योग के क्षेत्र में लाएंगे, जो कि मैंने अपने निश्चित रूप से अपने उसमें देखा है कि जिन जिन बच्चों को मैंने योग कराया है, जिन जिन स्कूलों में योग कराया, वहां के बच्चे जो योग करते थे बिल्कुल बीमार नहीं पड़े और धीरे धीरे उनका पढ़ाई की तरफ, वो पढ़ाई में उनका रिजल्ट अच्छा होता गया। उनके माँ आकर पर्सनली बोला कि नहीं, हमारे बच्चे अब पहले से अच्छा रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। ये हमारे प्रिंसिपल सर ने नोट किया, बाकी टीचर्स ने नोट किया कि नहीं, अब बच्चे जब जो बच्चे में जाते हैं डेफिनेटली वो पढ़ाई में भी अच्छे हो रहे हैं। यहाँ तक कि जो टीचर खुद भी योग कर रहे थे, उन्होंने भी आके हमें बताया कि नहीं, अब हम दिमाग थोड़ा शांत रहता है, हमें क्रोध भी कम आता है और नींद भी अच्छी आती है, हमारे परिवार में भी सुख शांति बढ़ गई है। ये सब योग का ही असर था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे से लेकर बड़े तक, टीचर्स, अधिकारी, सभी को योग का ज्ञान हो, सभी को योग कराया जाए, जिससे कि सभी का भला हो और कहीं जो थोड़ी बहुत कमी है वो सब कमियां योग की वजह से दूर हो जाए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब व्यवस्थाओं में परिवर्तन होगा और सारी व्यवस्था जो है, सारी सुख सुविधाएं जो है योग के शिक्षा दीक्षा के अनुकूल होंगी, तो बच्चे बहुत एक सरल तरीके से उसको अपने उपयोग में ला पाएंगे, उसका सार्थक लाभ भी ले पाएंगे। तो इसके ऊपर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम जो प्रश्न है वो आदरणीय मिश्रा जी से है। मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, ठीक है। मिश्रा जी, मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी कि आपसे अंतिम सवाल है कि बहुत सारे हमारे योग के जो नए नए अभ्यासी निकल करके आते हैं, विशेषकर युवा जो बच्चे हैं, युवा जो विद्यार्थी हैं, जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स वगैरह करके निकलते हैं, तो जो बहुत शॉर्ट तरीके के जो कोर्सेज करके भी निकलते हैं, या जिन्होंने डिप्लोमा डिग्रियां भी की हैं, लेकिन अभ्यास के या अनुभव के स्तर पर वो अभी इतने खरे नहीं उतरे, या यूं कहें कि अंदर से जो एक आंतरिक जो अभ्यास होना चाहिए उसका बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। लेकिन या तो अर्निंग के तरीके से कि उनको अपना आर्थिक जो पैकेज है वो बढ़ाना है, अभी लॉकडाउन की समस्या भी चल रही है, तो मैं सीधा सीधा आपको मैं ये बता रही हूँ कि जो बच्चे आजकल हमारे सोशल मीडिया, विशेषकर यूट्यूब से और फेसबुक पे जो अपनी वीडियो बना करके डालते हैं कि आइए आप 10-5 मिनट में स्लिम हो जाइए
और 10 मिनट में इस तरीके का आप लाभ पाइए। इस प्रकार के एक तो इस पे आप थोड़ा-सा प्रकाश डालें। दूसरा ये है कि जो योग से योगा बना, उसके ऊपर हमने बहुत सारी चर्चा की, आपने बहुत सारे एपिसोड चलाए योग मंथन कार्यक्रम में, तो जिसमें विशेषकर कामाख्या सर ने भी थोड़ा-सा हमें सांकेतिक और आदरणीय ईश्वर भारद्वाज सर ने भी सांकेतिक रूप में समझाया था। मैं आपकी उसी बात को आपसे भी कहलवाना चाहती हूँ कि जो योग के विद्यार्थियों ने या जो नए अभ्यासी हैं, इन्होंने जो ये स्वरूप बिगाड़ा है कि योग से योगा, और उस योगा से अगर मैं कहूँ कि भोगा की तरफ बढ़ते हुए उन्होंने पावर योग, हॉट योग, कपल्स योग, अनेक-अनेक प्रकार के जो बिगड़े हुए स्वरूप उन्होंने पैदा किए। आप इसके ऊपर थोड़ा-सा चाहे तो सख्त होकर के भी, आप सख्त लहजे में भी आप उनको समझाने का प्रयास करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम अध्यात्म से जुड़े हैं और जिन ऋषि महर्षियों की परंपराओं से निकल कर के हम फलित हो रहे हैं, पुलित हो रहे हैं, उसी की संस्कारित भाषा में हम इस योग शिक्षा दीक्षा को लेकर के चलें। आदरणीय मिश्रा जी, प्रकाश डालें। जी, 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 बहुत-बहुत आभार। देखिए, मैं आपको 3-4 और नाम बताता हूँ, बड़े अच्छे-अच्छे नाम हैं। उनकी थियरी, उनकी आइडियोलॉजी, क्या सोचा उन लोगों ने और सोच के योग को योग देखिए, अभी कोई ऐसा नया वैज्ञानिक नहीं आया। आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, आपका जो इंटरनेट है वो थोड़ा वीक है। आप अच्छा, दोबारा से रिपीट करें मिश्रा जी। हाँ, जी। अच्छा, 1 सेकंड मुझे दीजिएगा ज़रा, 1 मिनट और दे दीजिए बस। क्योंकि मैं तो अभी आवाज़ आ रही है? बात है। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात आई, क्या कहते हैं, ऐसे योग से योगा बनने की, अभी लेटेस्ट में कोई ऐसा वैज्ञानिक हुआ नहीं जिसने ये कह दिया हो कि नहीं जी, योग जो है वो योग नहीं, योगा है ना? हाँ, अब ठीक है क्या? जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो मैं बता रहा था आपको कि जो आज के नए वैज्ञानिक आए, तो इनमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पूरी आइडियोलॉजी बदल दी। मतलब आप देखिए, मैं आपको कथा बताता हूँ। एक नाम था जॉन मिल आए, ये 90s में आए, है ना। कभी भारत इनका उनका दुर्भाग्य था कि आना हुआ नहीं। उनके जो पुत्र थे JS मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, उनका आना हुआ, लेकिन बड़े थोड़े समय के लिए। और उन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले, बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। हालांकि वो उनकी प्रसिद्धि के कारण नकारात्मकता है, लेकिन प्रसिद्धि तो थी उनकी, है ना, अपने देश में। क्योंकि भाई वास्तव में उन्होंने क्या किया, देखिए, जो JS मिल थे, जो जॉन मिल थे, उन्होंने अपनी किताब लिखा और उसमें उन्होंने लिखा कि मुझे क्या करना है कि जो भारतीय हैं, इनका इतिहास क्या है। इनका इतिहास सिर्फ लड़ाइयों का इतिहास है। और जब इनका पर्यवेक्षण यूरोपीय कौशल और यूरोपीय संरचना से मिला, तो उसके बाद में इनका पूरा सिस्टम बदल गया। उसके बाद हुआ क्या, जब यूरोपीय कौशल इनके सामने आया ना, तो ये बड़े बुरी तरीके से हारते चले गए। ये भारतीयों का इतिहास है। उनका जो लड़का हुआ जॉन स्टुअर्ट मिल, उसने भी सारा का सारा जो राजनीति शास्त्र था, जो इतिहास था, उसने भी इसी पर्यवेक्षण में लिखा। और मैकॉले ने विलियम बैंटिंग के साथ में मिलकर एक मैकॉले मिनट्स पास किया, और उसमें उन्होंने कह दिया कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप कर देंगे कि बाय डिफॉल्ट वो चीजें वैसी ही, कभी भी कोई नई चीज यदि आप योग ही क्यों, आप कुछ भी निकाल के लाइए ना, आप देखिए, आप सिद्ध ले आइए, आप यूनानी लाइए, कोई नया टर्म आप ढूंढ के निकाल लाइए, वो क्या करेंगे ना, उसकी स्पेलिंग को बाय डिफॉल्ट कुछ और बदल देंगे। आप देखिए भाई, आपका जो धर्म ग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, आपके वेद है, आपका पुराण है, जितनी भी चीजें हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइथोलॉजिकल सब्जेक्ट। मेरी बहस हो गई, मैं पिछले दिनों था बाहर देश के, मेरी एक बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, मेरी बहस है, बोले इंडियंस व्हाट्स योर माइथोलॉजिकल बुक्स नेम। what you talking about, which kind of mythological, what you are saying that you know very well what is mythological माने मिथ समझते हैं, मिथ्या जो शब्द है उससे बना माइथ, और माइथ से बना मिथ। मतलब तुम मेरी भाषा को लेके उसको अपनी भाषा में परिवर्तित करते हो और बोलते हो माइथोलॉजिकल है। कहीं ऐसा आपको लगता है कि वेद में जो लिखी बातें हैं वो माइथोलॉजिकल है? इसके सुनिए, केमिस्ट्री एक शास्त्र था, एक विश्वविद्यालय में मैं अध्ययन कर रहा था, वहां के एक प्रोफेसर से मेरी इसी विषय पे बहुत संरचना में बोले, भाई पानी का खोज जो है, हाइड्रोजन का खोज इन्होंने किया, ऑक्सीजन का खोज इन्होंने किया, मतलब वैज्ञानिकों के नाम बताया। मैं बोला सर ये सब तो वेद में लिखा पड़ा है। अरे भाई जैसे क्या कहते हैं उसको, जिंक को जो बोलते हैं यशद बोलते हैं, जिंक जो है वो यशद है। आ रही आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है आज, लेकिन इंटरनेट थोड़ा जिंक मिश्रा जी थोड़ा सा।
ऐसे ही हाइड्रोजन का अलग नाम है, सबका अलग अलग नाम है। अब तुमको संस्कृत नहीं आती, तुम पढ़ नहीं पाते, तो गलती उसमें शास्त्रों की थोड़ी थी, वो तो तुम्हारी गलती है कि तुम पढ़ नहीं पाते हो। अब भाई आप बताइए, आजकल हिंदू धर्म में एक इतनी बड़ी व्यथा है कि आप किसी अन्य धर्म को देख लीजिए, उनको अपनी किताबों का पता है, जी मेरी किताबें मुझे पढ़ना है, लेकिन आपका इतिहास बड़ा है, आपको यही नहीं पता कि मुझे पढ़ना क्या क्या है। अब आप पढ़ नहीं पाते हैं तो आप प्राप्त कैसे कर पाएंगे अपने ज्ञान के स्तर को। अब बात करते हैं आपके प्रश्न की। देखिए, जो ये थियरी आई ना, योग का योगा हो जाना, या जो एब्सोल्यूटनेस थी, जो क्रक्स था एजुकेशन का, वो परिवर्तित होता चला गया। क्यों होता? आपको एक वाकया बताता हूँ। पीएचडी के लिए मैं गया अपने प्रोफेसर के पास में, थीसिस सबमिट की, बोला सर मेरे को पीएचडी कराओ, कोई एक बताओ। तो बोले ठीक है, 10 तारीख को क्या कहते हैं सबमिशन होगा, अपने टॉपिक्स लेके आना। मैं 10 तारीख को अपने टॉपिक्स लेके पहुंचा। प्रोफेसर बोले टॉपिक दिखाओ, मैंने उनको टॉपिक दिखाया। बोले ये क्या है, ये सारे टॉपिक तो आज तक शोध ही इस पे नहीं हुआ है। मैं बोला यही तो बात है मेरी पीएचडी की, मुझे इसी पे शोध करना है। बोले अबे तुम मूर्ख हो क्या, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है तो तुम शोध करोगे कहाँ से, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट कहाँ से आएगा, डिटेल्स कहाँ से आएगी। मैं बोला सर किसी बात कर रहे हैं आप? तो बोले नहीं भाई, क्वेश्चनियर बनाना पड़ता है, तो तुमको प्राइमरी डेटा ले आना पड़ता है, सेकेंडरी डेटा लाना पड़ता है, इसमें तो तुम पागल हो जाओगे क्योंकि इसमें कोई रिसर्च ही नहीं है। मैं बोला सर ये क्या भारत का स्तर है पीएचडी के रिसर्च का, यही स्तर है कि जिसपे ऑलरेडी रिसर्च हो रखी हो। अरे भाई क्या कहते हैं मक्खी खाना कैसे बनाती है, इसलिए 1000 लोगों ने रिसर्च कर ली, मैं भी आऊं और मैं भी आके आपको ये रिसर्च दिखाऊं कि भैया मैंने भी इसी पे कर ली, ये लो मेरे को पीएचडी अवार्ड करो। मैं बोला सर नमस्कार, मुझे आपसे करना ही नहीं है, धन्यवाद। मैं छोड़ के चला गया। एक ऐसे ढूंढते 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 एक मेरे को प्रोफेसर मिले, आदरणीय राजेश मिश्रा सर, उनसे मुलाकात हुई। वो बोले कि सर ऐसा है कि तुम्हें जो बेटा चाहिए वो ढूंढ ले आओ, तुम बस अपना टॉपिक ले आओ, देखो तुम्हें कोर्स कंटेंट चाहिए ढूंढो, 4 साल के बजाय 8 साल लगाओ, पीएचडी ढूंढ के लाओ, खुद रिसर्च करना। और फिर मैंने वो टॉपिक निकाला और रिसर्च की। भारत की यही व्यथा है, उनको सारी चीजें हाथ में हलवा, हाथ में पूरी, तुरंत पेट के अंदर, तो योग का योगा क्यों ना हो। अरे भाई जहां आज योग के जितने भी विद्यार्थी हैं, लॉकडाउन का समय था, आपको एक कथा सुनाता हूँ, भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी के अत्यंत विद्वान व्यक्ति थे। आज भी उनका जो समय है ना, हिंदी का जो इतिहास आप पढ़ेंगी तो ऐसा कहा जाता है कि भारतेंदु युग पूर्व, भारतेंदु युग बाद, है ना, मतलब उनके युग को ही सेंटर माना जाता है। वैसे योग में कोई ऐसा है क्या कि जिसके सेंटर, जिसको माना जाए? अरे भाई लॉकडाउन का समय था, क्लासेस आपको पता है मिलनी नहीं है, ऑनलाइन में चला के 10 रुपए का योगा करा के तुमको कुछ मिलेगा नहीं। 1000 लोग। अच्छा एक और इसमें मैं बताऊं, यूनिटी की बात नहीं है। आप अपना चैनल मेरे को व्हाट्सएप करेंगे, भैया मेरा सब्सक्राइब कर लेना, तो मैं बोलूंगा हो मैं क्यों सब्सक्राइब करूं, तुमको कहीं पैसा ना मिलने लगे। तो ये तो रहता है, आपके सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं जाता, 1 रुपए का खर्च नहीं है, लेकिन आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे क्योंकि आपको दर्द है कहीं इसका चैनल आगे ना चला जाए। आपको पता है, देखिए समय के साथ में 20-25 हजार लोग जुड़े पड़े हैं, लेकिन फेसबुक पे 2500-3000 लोग ही लाइक करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि कहीं मैं इनका पेज लाइक कर दिया तो कहीं ये मेरे से आगे ना चले जाए। ये दर्द है मैम, आप ये देखिए, ये दर्द है। ये कैसा दर्द है पता है? ये वही देखिए, एक होता है विद्वान व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता, आप बोलोगे ये कर दो, अगर मेरे बस की बात है मैं कर दूंगा। एक होते हैं ओछे पानी वाले, ओछे पानी। हर तीसरे योग अध्यापक को देख लीजिए, दूसरे योग अध्यापक का मजाक उड़ाता है, अरे वो हा वो कैसे कर रहा है, ऐसे आसन तो होता ही नहीं है, हा ये है, उसने ऐसे बोल दिया, वो उसने ये लिख दिया। अरे भाई वो क्या कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डू योर ओन जॉब मैन, व्हाई नॉट यू आर रिसर्चिंग अ टॉपिक। अभी आप किसी से पूछे भाई गैस्ट्रोफिजिया के ऊपर जो है इस आसन का इम्पैक्ट के लिए कोई इम्पैक्टफुल रिसर्च पेपर लिखो ना, पता नहीं है रिसर्च पेपर होता क्या है, लिखना ही कैसे। अरे भाई डिप्लोमा भी करके आए, चलो एक बात है, तुम्हारी औकात डिप्लोमा की डिग्री, मैं कह रहा हूँ सर्टिफिकेट की है, मैं कह रहा हूँ 15 दिन के कैंप की है, लेकिन ये जानने की तो कोशिश करो आप। अच्छा जानने की कोशिश में अपने से ऊपर वाले अध्यापकों को इज्जत तो दो, संस्कार ही नहीं है तुम्हारे पास। तुमको लगता है कि मैं ही बड़ा हूँ, अगर मेरे बाल बड़े, मेरी दाढ़ी बड़ी, मेरा कुर्ता में पहले, मैं शर्ट पहले, मैं हूँ बाबा आओ मेरे शरण में, ये कैसा योग है यार, इसमें कुछ नहीं होता। और ये हिंदू धर्म की खासियत है, इसे पूरे योग विधा की खासियत है। आप यदि योग का यह भी जानेंगी ना, आप अपने क्लाइंट के सामने जाइए, वो आपको ना भगवान से कम नहीं समझेगा, हाथ जोड़ेगा, बोलेगा मैम आप ही सब कुछ है, मेरे को ठीक कर लीजिए, क्योंकि उसका वर्ण विश्वास है। और आप इसको अहंकारशीलता में ले जाते हैं। योग अध्यापकों के ऊपर मेरा ये डायरेक्ट कटाक्ष है। आज जितने लोग ये बात सुन रहे हैं, मुझे दिख रहा है यहाँ पे 80-90 शेयर हो चुका है, और ये शेयरिंग मुझे लग रहा है कि 10-20 हजार लोग देखेंगे बड़े आराम से। मित्रों एक बात जान लीजिए, यदि आपने कभी भी किसी अपने ही फील्ड के दूसरे प्रोफेसर या टीचर या अध्यापक या शिक्षक या छात्र किसी का मजाक उड़ाया ना, तो फिर आपने दुनिया का सबसे निकृष्ट काम किया है। और यदि आपने वो केकड़ा बन के दूसरे केकड़े के पैर को खींचने की कोशिश की,
तो भी आप बर्बाद हैं। आपको जो करना है वो ठप्पा मार के कीजिए कि मैंने किया है। और यदि आपने कोई रिसर्च की, आपको यही नहीं पता है कि भाई मेरे को एनाटॉमी जानना है नहीं जानना है, मेरे को शास्त्र जानना है नहीं जानना है, ऐसे हजारों अध्यापक है। जैसे अब मान लीजिए आप आदरणीय कुंद्रा सर बैठे, इनके पास अनुभवों का अंबार है ना। आदरणीय सोनिया मैडम बैठी, इनके पास अनुभवों का अंबार है। एटलीस्ट वैदिक परिविधा में तो इनके पास में इनके ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है। भाई देखिए, एनाटॉमी मैं जान सकता हूँ लेकिन वेद नहीं जान सकता, लेकिन जानने की क्षमता रखता हूँ। जो जानता हूँ वो मैं और जानूं, लेकिन जो जानने की क्षमता रखता हूँ वही प्राप्त करूं। यही विद्वत्शीलता की परम पराकाष्ठा होती है। और ये पराकाष्ठा जब तक एक योग अध्यापक अपने मस्तिष्क में आने नहीं देगा, तब तक वो योग का ऐसे ही बोलेगा, अरे जी जॉब ही नहीं है, योग में लड़ते रहोगे, लड़ मर जाओगे, कुछ नहीं होने का। भाई आप अपने फील्ड को, डॉक्टर्स का एसोसिएशन बना है ना, वकीलों का एसोसिएशन बना। एक वकील को एक पुलिस वाले ने एक बार यही दिल्ली में अभी थोड़े दिन पहले मजाक उड़ा था, सारे वकील ऐसे इकट्ठे होकर पूरा दिल्ली हेडक्वार्टर, वहां के आईपीएस आईएएस सबको हाथ जोड़ना पड़ा था, सर माफ करो। और वकीलों क्या, वकील बेचारे लॉ एलएलबी वाले है ना, थोड़ा क्यों, क्योंकि उनके अंदर यूनिफिकेशन आ गई कि कैसे कह दिया। अपना बार एसोसिएशन बनाया, अपना एग्जाम कराते हैं, पास करते हैं, उसी में से एक अध्यक्ष चुनते हैं, सब कुछ। इसलिए सरकार ना वकीलों की भी इज्जत करती है। और आप योग चाहते हो कि आप चाहते हो कि शिवम जी, मैं शिवम जी हूं तो मेरी इज्जत सरकार अलग से करे, मुझे मंत्री जी जाने शिवम जी आए हैं बैठिए पानी पीजिए, नेवर। मुझे ना ये चाहिए ना ही सरकार आपका ये करेगी। मित्र, यदि आपको चाहिए कि योग का पर्यवेक्षण ऊपर जाए, ऐसे ये जो टुच्चे लोग जो भी आते हैं 10 दिन का वीडियो, इतने में वजन घटाए, आपको एक आजकल फेसबुक चलता है, आपको वजन कितना घटाना है कमेंट करे, 5 किलो 10 किलो 15 किलो 20 किलो। अरे वजन घटाना योग नहीं है देवी, आप इससे दूर हटो। वजन बिल्कुल। ये तो एक सामान्य परिविधा है जो आप जानते हो, लेकिन इसके बाद भी देखो, मार्केटिंग करना इज अ गुड थिंग। यू हैव अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यू हैव पोटेंशियल। सेक्शन 19 जो है संविधान का, वो ए बी सी डी ई, अब तो है नहीं जी तक मान लीजिए, तो ये जो जी तक है, ये आपको कहता है आप संघ बनाओ, आप क्या कहते हैं एकत्रित हो, देश विदेश में भ्रमण करो, आप चीजें प्राप्त करो, बोलो, सब करो। सेक्शन 19 आपको देता है, संविधान का भाग 3-4 के अंदर है, मूल अधिकार में, तो आप करो ना, क्या फर्क पड़ता है भैया। लेकिन इन सब में योग क्षेत्र को हानि ना पहुंचाओ यार। हानि पहुंचाने से ना, आप सोचते हो मेरी इज्जत हो, मैं महान हूँ, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। अबे काय के राष्ट्रीय संयोजक में, संयोजक होने का मतलब तो तभी है जब तुम्हारे अंदर थोड़ी विद्वत्शीलता हो। अब सन 2000 में नहीं तो मैं कह रहा हूँ 1900 में आपने मास्टर डिग्री कर ली हो योगा की, और आपके अंदर यही नहीं पता है भाई, आपके अंदर साधक बाधक तत्वों की औकात नहीं है, आपको ये नहीं पता कि मुझे बात कैसे करनी है। आप अपने मैंने सपोज कीजिए मैंने आपको बोल दिया कि हाँ कुंद्रा साहब आपने ऐसे कर दिया, तो कुंद्रा साहब डायरेक्ट ना बोले और एक लड़की का फेसबुक आईडी बनाए और पहुंचे मेरे सामने, बोले कि हाउ डेयर यू टू टॉक विद माय सर लाइक दिस, यू आर नॉट सपोज्ड टू डू लाइक दिस, है ना। मैं तो मेरे सर से बात करो। अरे बुलाओ, किस सर को बुलाना है। विद्वत्शीलता के अन्यत्र अगर कोई बात हो, और यदि किसी ने विद्वत्शीलता, यौगिक विद्वत्शीलता के इतर में यदि किसी को, मैं कहता हूँ दावे के साथ मैं कहता हूँ सोनिया जी, कि यदि विद्वत्शीलता के ऊपर आके भारत के किसी भी योग अध्यापक ने किसी दूसरे योग अध्यापक के सामने अपनी, आपको कहानी बताता हूँ, अभी बताऊंगा, विद्वत्शीलता को यदि उन्होंने काट दिया, यदि उन्होंने समय का भी ध्यान रखिए थोड़ा सा, यदि उन्होंने विद्वत्शीलता को हरा दिया, काट दिया, यदि वो कह दिया कि नहीं ये व्यक्ति विद्वान नहीं है, तो बात की बात ही फिर, क्योंकि योग में विद्वानों की कमी नहीं है, योग में बहुत विद्वान है, लेकिन जो विद्वान है वो प्रोफेसर डॉक्टर कामाख्या कुमार, डॉक्टर ईश्वर भारद्वाज जैसे आराम से एक विश्वविद्यालय में बैठकर पढ़ा लेते हैं। उनको फर्क नहीं पड़ता कि तुम डिप्लोमा करके आओ या क्या करके तुम जाओ यार, क्योंकि उनको पता है कि समझाने का कोई फायदा नहीं है। आजकल योगा में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं ही विद्वान हूँ, मैं ही बाबा हूँ। क्यों बाबा हूँ? क्योंकि उसको ये लगता है कि मेरा क्लाइंट मेरे को भगवान मानता है, इसलिए ये योग का अध्यापक भी मुझे भगवान माने। अरे मैं अभी कल गुरु पर्व था, टीचर्स डे जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक किताब लिखी भारतीय परिविधा में। आज आपको मतलब मैं बताऊं आपको, आप उस किताब को पढ़िएगा। मैं तो बीएचयू का ही छात्र रहा हूं, तो बीएचयू में बड़ा उनका सम्मान है राधाकृष्णन जी का। उनकी जो विद्वत्शीलता थी, उनकी विद्वत्शीलता है, भारत में विद्वानों की कमी नहीं हुई, आप ये समझ लीजिए। और वो कल टीचर्स डे पे ऐसी पोस्ट मैंने देखी है। अरे आप वो सब छोड़िए, मेरे पढ़ाए हुए जो छात्र थे वो मेरे बाप बन के बैठे हुए, गुरु बन के बैठे हुए, बोलते मैं तुमसे प्रश्न पूछूंगा, बताओ मुझे। मैं बोला अबे जाओ, तुमको मैंने ट्रेन किया, तुम आके मुझे पूछो। देखिए ये बात मेरे अहंकारशीलता की नहीं कि मैंने उनको पढ़ाया या मेरे से वो सवाल पूछे, लेकिन ये ना सोचे कि वो जो अब कर रहे हैं वही तथागत है, वही। जी बिल्कुल, अभिमान जो है वो बहुत घातक है।
है ना। जी, बिल्कुल। आचार्य मंडन मिश्र की कथा मैं सुनाने जा रहा था आपको। आचार्य मंडन मिश्र वाराणसी के बड़े प्रख्यात विद्वान थे। आचार्य मंडन मिश्र के सामने आदि गुरु शंकराचार्य आए। शंकराचार्य केरल के साइड से आए बोले कौन है यहाँ का सबसे विद्वान व्यक्ति। दोनों सामने मेरे हाथ प्रणाम किया, प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। बोले सर मेरे को लोग कहते हैं कि मैं विद्वान हूँ। बोले मेरे को भी कहते हैं मैं विद्वान हूँ। आचार्य मंडन मिश्र कभी हारे नहीं है। तो बोले कि ठीक है आइए शास्त्रार्थ करते हैं। शास्त्रार्थ शुरू हुआ और उस शास्त्रार्थ में क्या निकला कि आचार्य मंडन मिश्र पूछते रहे। लगभग ये सवालों की गरिमा जो है 6 महीने तक चली। हर दिन सुबह प्रातः काल सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो शास्त्रार्थ होता था। शंकराचार्य हारने को तैयार नहीं और मंडन मिश्र हारने को तैयार नहीं। लेकिन एक ऐसा समय आया कि आचार्य मंडन मिश्र की परिविदा समाप्त हो गई, वो प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। तो फिर आचार्य मंडन मिश्र की जो विदुषी वाइफ थी, उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी, सधर्म के साथ में वो आई और बैठी और उन्होंने क्या एक विशेष शास्त्र के ऊपर उनसे प्रश्न पूछा। तो उन्होंने बोला माता मैं क्या कहते हैं इस काम शास्त्र के ऊपर उन्होंने प्रश्न पूछ लिया। बोले माता मैं ब्रह्मचारी हूँ, मुझे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। और फिर वो एक राजा के शरीर में गए, काम शास्त्र सीखा, आया और उत्तर दिए और अपनी विद्वत्शीलता को प्रदर्शित किया और सिद्ध किया कि वास्तव में। और वो सिर्फ इसलिए बात था क्योंकि उस एक व्यक्ति को 4 मठ, श्रृंगेरी मठ, उधर द्वारकाधीश का मठ, इधर क्या कहते हैं ज्योतिर्मठ जो आपका केदारनाथ का है, पूरी मठ, मतलब इन चारों मठों को उनको निर्धारित करना था। सिर्फ एक अच्छे काम के लिए हर व्यक्ति की परीक्षा हर लेयर पे होनी चाहिए। सहमत हूं मैं, लेकिन लेयर तो बनाओ। आखिर ये तो निर्धारित हो कि भाई मेरे को पहली सीढ़ी प्राप्त करने के लिए शिवम सर से प्राप्त करना होगा, उसके बाद वाले के लिए कुंद्रा सर से, उसके बाद सोनिया मैडम से, उसके बाद इनसे, उसके बाद इनसे, लास्ट में हो सकता है कि मेरे को डीन एकेडमिक्स जो बने अभी क्या कहते हैं ईश्वर भारद्वाज सर, हो सके लास्ट इस समय पितामह चल रहे हैं वो योग के, हो सकता है। उसके बाद के जो साइंटिस्ट है वो साउथ वाले क्या कहते हैं मोदी जी के योग गुरु, वो हो सकते हैं विद्वान व्यक्ति। अब विद्वत्शीलता है ही नहीं। मैं ही हूँ, मैं इस इंस्टीट्यूशन का भी डायरेक्टर, मैं उस इंस्टीट्यूशन का भी डायरेक्टर, तुम ही मेरा सब, तुम ही मेरी काया, तुम ही मेरा पैसा, तुम ही मेरा मोह, तुम ही मेरी माया। ये क्या है? ऐसे नहीं चलेगा। आपको ना एक सिस्टम सेट करना होगा। आपको एक रेगुलेशन, एक बॉडी, एक थियरी, एक टर्मिनोलॉजी, एक आइडियोलॉजी, एक पर्टिकुलरलॉजी, एक पैथोलॉजी, एक पेडागोजी, आपको ये सब निर्धारित करना होगा। आपको तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, स्थूल मीमांसा, वैदिक मीमांसा, मतलब जितनी मीमांसाएं हैं वो सब लानी होगी। फिर योग का आपको उसको पराष्टकारीकरण जो है वो लेके जा सकते हैं। इसके अन्यत्र में कुछ संभव नहीं है। और जो ये महान योगा गुरु जी लोग हैं, मेरा हाथ जोड़ के परबद्ध प्रार्थना है भैया, 5 बातें मेरी हैं यही कि एक तो एक दूसरे का मजाक उड़ाना बंद कर दीजिए। दूसरा ये कि एक दूसरे के साथ हो जाइए। यदि कोई गलती से आपको भेज दे कोई मैसेज तो उसको सहयोग कीजिए, क्योंकि ये योग है, बिना योग के कोई सहयोग नहीं। तो सहयोग कीजिए, संभव हो तो रेगुलेशन पे काम कीजिए, संभव हो तो अपने अंदर यौगिक परिविदा को लाइए, संभव हो तो खुद योगी बन के जीवन जीने की कला को विकसित कीजिए, ताकि बाकी के जो आने वाले हैं एटलीस्ट वो योग का योगा ना। और यदि संभव, यदि भाई आप एजुकेशनिस्ट हो, आप बहुत बड़े, एक होता है ना द ग्रैंड मास्टर्स ऑफ योगा, है ना, एक बड़ी टाइटल आ रही है आजकल, ग्रैंड मास्टर अवार्ड, एक विशेष संस्था ने अवार्ड देना शुरू किया था। मैं नाम नहीं लेता, सब मित्र है, दोस्त साथी के लोग हैं, तो लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ, देखिए ऐसा है कि आप लोग जो आपको बनना है मास्टर, ग्रैंड मास्टर, प्रोफेसर मास्टर, XYZ मास्टर बनिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर हर एक साल में एक रिसर्च पेपर पब्लिश कीजिए और वो योग के छात्रों में, हम जैसे छोटे छात्रों के सामने प्रस्तुत कर दीजिए, ताकि हम लोग कुछ सीख सके। आपके ग्रैंड मास्टरी का अनुभव थोड़ा बहुत हमें मिल सके, आपके मास्टरी का थोड़ा अनुभव हमें मिल सके कि योग के आपने गैस्ट्रोफिजियल, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, मेंटल डिसेबिलिटीज, ऐसी तमाम हजारों लाखों करोड़ों अरबों बीमारियां, कुछ तो सर्च करके लाओ यार। अब बोलते योगा से ही होगा, अरे कैसे होगा? जब तक रिसर्च नहीं करोगे मैं मानू कैसे? मैं तो देखिए, मैं ना इसका बड़ा कट्टर विरोधी हूँ जो ये कहते हैं कि ये करो ठीक हो जाएगा। मेरे पास हजारों प्रश्नों की श्रृंखला है कि मैं पूछ पूछ के पागल बना दूं, लेकिन ना वही बात है, लोगों को लगेगा कि ये अहंकारी व्यक्ति अहंकार में है इसलिए कहता है। इसलिए भाई अब ऐसा है कि वो है ना कि सागर वाली बात है जी, शांति से आराम से पाओ, चुपचाप पाओ, खुद ही पढ़ो, बैठ जाओ, है ना, दिन के अपने अध्यापन में पाओ और बैठ जाओ। लेकिन ये जरूर है, अपने अध्ययन काल में, जब तक मेरी PhD चल रही है, जिस दिन मेरे को इस नाम के आगे मैं डॉक्टर लगाऊंगा, अब देखिएगा कि उस दिन मैं प्रयास करूंगा कि ये जो पूरा प्रक्रम है ना, कम से कम 20-25 आपको रिसर्च पेपर में दे दूं इस पूरे अध्यापन के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी मतलब इस क्षेत्र के लिए यही चीज मांगनी है मेरे को अन्य योग अध्यापकों से। वो 15 दिन वाले हो, 10 दिन वाले हो, 5 दिन वाले हो, वो आप सभी के ऊपर है। तो यही है मेरा करबद्ध प्रार्थना। आदरणीय कुंद्रा सर सामने बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ सर आपका चूंकि आप तो अनुभवी व्यक्ति है, निकल क्या है इन सारी चीजों से, तो इसलिए है सर, ये आज का दर्द है, और ये दर्द है सर, दर्द तो है ही है सर, ग्रैंड मास्टर वाला जो दर्द है ना, ये वाला दर्द तो है, और इसको ठीक करा भी जाएगा, क्योंकि हम ही लोग कर्णधार हैं। डिप्लोमेसी ऑलवेज ट्रेवल्स ऑन द शोल्डर ऑफ फॉरेन पॉलिसी, एक बहुत अच्छी कथा है। तो लगाई जाएगी कोई ना कोई फॉरेन पॉलिसी, ताकि अपनी डिप्लोमेसी ट्रेवल कर जाए एटलीस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्रा जी।
एक बिल्कुल अंतिम 30 सेकंड का सवाल आदरणीय कुंद्रा सर, आधुनिक जो योग का स्वरूप बिगड़ा है, आप उसके ऊपर एक संदेश दें बच्चों को भी और तमाम जितने योग शिक्षक हैं कि वो कैसे मर्यादा में रहे और कैसे योग को योग ही रहने दें। 30 से 40 सेकंड में आप थोड़ा हमें संदेश दें। सबसे पहली बात है कि योग करना शुरू करें। यदि हम किसी को, जैसे कि अभी हमारे साथी ने कहा, सबसे ज्यादा जो फर्क पड़ता है ना आचरण से पड़ता है। यदि हम किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं और हम वो खुद नहीं कर रहे तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। अपना आचरण रहेगा, बच्चा सुनने और समझने से जब सामने वाले को देखता है हमारा टीचर ऐसा है, हमारे माता पिता ऐसे हैं, तो बच्चा अपने आप ही सब कुछ सीख जाएगा, वैसा ही करेगा। मुंह से कुछ। सर माइक म्यूट हो गया सर माइक म्यूट हो गया आपका। हम कह रहे हैं गुड़ मत खाओ और हम के बच्चों कहें कि ये मत करो, हम तो बच्चा नहीं सीखेगा। आचरण सबसे पहले होना चाहिए, तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। टीचर का हो, माँ बाप का हो, किसी साथी का हो, किसी गुरु का हो, आचरण का खुद को ठीक करना सबसे जरूरी है, ऐसा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा जो योग मंथन कार्यक्रम था, आदरणीय कुंद्रा सर और आदरणीय शिवम मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने कुछ बहुत जरूरी थी विषयों पर चर्चा करना। और जितने भी हमारे साथी जुड़े हैं, दर्शक जितने जुड़े हैं योग शिक्षक संघ से, अब मैं सबसे फिर से करबद्ध निवेदन इसलिए नहीं करना चाहती हूँ कि हमें आपके लाइक्स और कमेंट मिलने से कुछ अर्निंग होगी, क्यों, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ ताकि जो बातें निकल रही है इस मंच के माध्यम से वो पूरे भारतवर्ष में जाए, आधिकारिक लोगों तक जाए, जो अपनी सत्ताओं पर कब्जा करके बैठे वहां पर जाए। हमने आज बात रखी सत्ता में परिवर्तन की, यौगिक शिक्षा दीक्षा में जो खामियां हैं उनको सुधारने की, जो परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उनको अनुकूल करने की। तो ये सारी बातें बहुत आवश्यक थी क्योंकि बच्चों का भविष्य एक अध्यापक के हाथ में है और योग की जो बुरी दशा और दिशा है उसको सुधारने का की जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन के हाथ में, अधिकारियों के हाथ में। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस कुंठा में शेयर ना करें कि आप लोग पीछे रह जाएंगे और हम आगे निकल जाएंगे। हम सबका ये मंच है, जो भी अनुभवी साथी जुड़ना चाहते हैं वो आप उसमें साथ में जरूर जुड़े। आप अगर अपनी चर्चा में आना चाहते हैं योग मंथन में या वॉइस ऑफ योगा में तो आप हमसे संपर्क कीजिए, आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। आपका अपना मंच है, कोई अभिमान नहीं रखेंगे हम। देखिए आपका जो है ना विचार अलग हो सकता है, आपका मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर आप योग शिक्षक हैं, यदि आप जैसे मिश्रा जी ने बोला कि योग के ये से भी जुड़े हैं तो फिर आप मन भेद ना करिए। आपका सभी का मैं खुले मन से हार्दिक स्वागत करती हूँ योग शिक्षक मंच के ऊपर। आप सभी आए, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और आगे हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले रविवार को किसी वैदिक विद्वान को हम बुलाएंगे जिसमें आदरणीय मिश्रा जी का साथ रहेगा कि हम जो उपनिषदों की जो भाषा शैली आज के युवा शिक्षकों ने बिगाड़ दी है या वो उनकी समझ से परे है, तो उनको कैसे वो सरल तरीके से उसको समझ सके। और उपनिषदों की जो एक जैसे वेदों की श्रृंखलाएं चला दी, भाष्य भूमिकाएं चला दी, जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद को सरल तरीके से ऋग्वेद संहिता चला दी, तो इसी तरीके से छोटी छोटी श्रेणियों में, इकाइयों में कैसे हम उपनिषदों को समझे, इसके लिए हम आगे जो रविवार आएगा किसी वैदिक विद्वान को हम सादर आमंत्रित करेंगे। जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी का हार्दिक दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं कि आप सबने इतना बहुमूल्य समय निकाला और अपने इस शो को इतना समय दिया, सुना। तो आदरणीय मिश्रा जी, आदरणीय कुंद्रा सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों से ही हमें ये उम्मीद रहेगी कि भविष्य में फिर से हम आप